हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हाँ जी, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा फ्लोटेशन चैप्टर के ऊपर। ठीक है, फ्लोटेशन चैप्टर क्लास नाइन्थ का जो फ्लोटेशन का चैप्टर है हम इसे पढ़ेंगे जी। इस चैप्टर को हम स्क्रैच से पढ़ेंगे, लाइक जीरो से लेके हीरो लेवल तक जितनी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी वन बाई वन करके डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये चैप्टर हमारे पास वन शॉट में रहेगा। मतलब इस चैप्टर को हम एक ही क्लास में, आज की क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जी मैं आपको बताऊँ, हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो जो चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले बता दूँ कि लाइक इस चैप्टर के जो इसमें, हाँ जी, इस चैप्टर के आपको ये कलरफुल नोट्स मिलेंगे सारे के सारे। ये जो भी नोट्स हैं आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये सारे के सारे कलरफुल जो नोट्स हैं ये आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। सर कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जी हमारे व्हाट्सएप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल हमारा साइंस स्क्वाड के नाम से है जी। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है जी चैनल, ये आप जाके देख लेना। लाइक ये एरो आपको, ये आपको दिखेगा जैसे हमारे पास इंटरफेस है ना यूट्यूब चैनल का, तो ऐसा ही इंटरफेस आपको व्हाट्सएप में भी मिलेगा। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं जी, एक मिनट रुकें आप यहाँ पे। हाँ जी, तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये हमारे पास भाई साहब है जी, ये सदमे में लग रहे हैं। ये छोटे से भाई साहब जो है, ये देखने के लायक इतना बड़ा जहाज़ जनाब ये फ्लोट कैसे कर रहा है, ये देखने के लायक ये इतना बड़ा जो ये जहाज़ है ये फ्लोट कैसे कर रहा है। अब अच्छा, ये इसलिए भी सदमे में क्योंकि डल लेक में शिकारास भी फ्लोट करते हैं। अच्छा ठीक 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 ठीक, ये इसलिए, अच्छा दरअसल मसला ये नहीं कि ये इस टेंशन में, ये टेंशन इसमें है कि लाइक इस भाई साहब सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर छोटा सा पत्थर रखेंगे, कोई स्टोन रखेंगे, वो तो पानी में डूब जाएगा। बट ये जो शिकारा है ये क्यों क्यों फ्लोट कर रहा है? तो ये भाई साहब मुझे लगता है शायद शिकारा को भी डुबाने के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए ये टेंशन में है। तो ये स्ट्रेस में लग रहे हैं जी। आप जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी तब तक इनका स्ट्रेस हम ख़त्म करेंगे। सो नो नीड। आते हैं जी सीधा मुद्दे की बात पे। तो पहली बात है जी, इस ये जो हमारे पास ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास आता है कौन सा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे थ्रस्ट को पढ़ेंगे। थ्रस्ट के बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर को। प्रेशर के बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर इन अ फ्लूइड्स। फिर हम पढ़ेंगे बायोन्सी और बाइंड फोर्स का कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। दरअसल आपकी जो बुक है वहाँ पे तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में मेंशन है। ठीक है, डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब तक आपको डेंसिटी समझ नहीं आएगी तब तक आप रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझ पाओगे। तो जब ये समझोगे फिर आपको सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा रिलेटिव डेंसिटी। तो ये समझने के बाद, हाँ, उसके बाद जो रिलेटिव डेंसिटी के जो सवाल आते हैं उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देंगे, जिस शॉर्ट ट्रिक से आपके जो सवाल हैं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद हाँ, हमारे पास एक वो भी एक और टॉपिक है लास्ट का, कि हमारे पास वाई सम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको खुद दिख रहा है जैसे ये शिकारा है डल लेक में, तो ये शिकारा तो हमारे पास क्या करता है, शिकारा तो फ्लोट करेगा ना। ठीक है, शिकारा तो फ्लोट करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा अगर आप स्टोन रखो तो वो स्टोन हमारे पास क्या करेगा, वो सिंक कर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है कि लाइक कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ हमारे पास क्या करती हैं, डूब जाती हैं पानी में। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़नी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सीधा टू द पॉइंट पे आते हैं। तो हमारे पास जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास आ गया सबसे पहला टॉपिक जो है वो है थ्रस्ट। ठीक है, तो अच्छा मैं एक बात बताऊँ, सबसे पहले जो थ्योरी आएगी ना, जैसे जिस टॉपिक का हम नाम लेंगे उस टॉपिक की हम पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जितनी एग्जांपल्स आएंगी वो सारी की सारी डिस्कस की जाएंगी वन बाय वन करके। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ प्रीव्यू के हिसाब से। जैसे देखो, ये थ्रस्ट के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद थ्रस्ट की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे ये ना, ये अच्छी अच्छी डायग्राम्स हैं यहाँ पे, इन डायग्राम से आप समझ जाओगे तो अच्छे से आपको समझ आएगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट के बारे में आपको याद रखना है जी, हमारे पास थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है। थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है जो सरफेसिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। आपको याद रखना है कि थ्रस्ट हमारे पास एक तरह की फोर्स होती है जो सरफेसिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक वॉल है। ये एक हमारे पास वॉल आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक वॉल। अब ये आ गई वॉल। अब मुझे बताओ, ये वॉल आ गई। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इस वॉल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं कुछ यहाँ से इस तरह से। ठीक है, सोचो वॉल पे हमने लगाई फोर्स, ये फोर्स है, ये फोर्स हम लगा रहे हैं इस वॉल के ऊपर। ठीक है जी। अब मुझे तो ये जो वॉल की सरफेस है, वॉल की सरफेस और जो फोर्स हम लगाते हैं, मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। जब लगने वाली जो फोर्स हम लगाते हैं, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर उन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आए, तो जो लगने वाली फोर्स होती है, ना, लगने वाली जो फोर्स होती है, होती है, जो लगने वाली फोर्स होती है, उसी का नाम होता है, उसी का नाम उसी का नाम होता है थ्रस्ट। क्या आपको बात है ये समझ
मैंने कहा कि जब हमारे पास क्या होता है, जब जो सरफेस जिस सरफेस के ऊपर फोर्स लग रही होती है और जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, तो लगने वाली फोर्स का नाम होता है हमारे पास थ्रस्ट। क्या आपको आई बात समझ? हाँ जी, अगर आपको ये बात आई समझ, तो इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन भी यही कहती है जी, हमारे पास क्या होता है, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन विच इट इज़ अप्लाइड। ठीक है, तो ये वही कहता है कि थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है जो सरफेसिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। अब मुझे बताएं जी, ये आपको आई बात समझ? अब इसके अलावा हाँ जी, थ्रस्ट की हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अब मुझे सॉरी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो जो थ्रस्ट की डायरेक्शन है, अब मुझे बताएं, हमने ऐसे देखा कि लाइक जैसे ये सरफेस थी, इस सरफेस के ऊपर जैसे हम यहाँ से फोर्स लगा रहे थे, तो इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री थी। तो जो ये फोर्स थी, इस फोर्स का नाम हमने लिया, इसी फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। और ये थ्रस्ट हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ये सरफेस के 90 डिग्री एंगल, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो वही हमने लिखा है कि जो थ्रस्ट होता है ये ऑलवेज एक्ट्स करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब इसके बाद हाँ जी, इसके यूनिट्स हम देखते हैं, थ्रस्ट के यूनिट्स क्या होते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले पढ़ा है कि लाइक सबसे पहला पॉइंट ही हमने यही पढ़ा कि थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है। आप मुझे बताएं, अगर थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है, थ्रस्ट अगर एक तरह की फोर्स होती है, तो थ्रस्ट के यूनिट भी तो वही आएंगे जो फोर्स के आते हैं। और फोर्स के यूनिट आप पढ़ के आ रहे लाजा मोशन में कि वो हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूटन। वो आप पढ़ के आ रहे वो थे हमारे पास क्या, न्यूटन्स होते हैं। अगर कहने का मकसद है कि अगर जो थ्रस्ट अगर एक तरह की फोर्स है, थ्रस्ट अगर एक तरह की फोर्स है, और हम जानते हैं फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन्स, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन्स। इसका मतलब अगर फोर्स के यूनिट न्यूटन है, तो थ्रस्ट के यूनिट भी हमारे पास क्या आएंगे, ये भी न्यूटन आएंगे। क्या आपको यही बात समझ? हाँ जी। सो इट मीन्स दैट अगर आपको ये बात आ गई समझ, तो हम आगे चल सकते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास थ्रस्ट की जो एग्जांपल्स आती हैं, वो सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल से आपको समझाते हैं जी, आपको दिखना चाहिए यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, मेरे को कलर, पेन का एक कलर अच्छा सा चूज़ करने दो। हाँ जी, कर लिया। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक ये एक पर्सन है, ठीक है, ये हमारे पास एक बंदा है, वो क्या कर रहा है कि लाइक वॉल को धक्का दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे लाइक ये हमारे पास आ गई वॉल, आपको दिख रही होगी, ये आ गई वॉल, ये आ गई हमारे पास वॉल, ये आ गई वॉल, ये वॉल की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बंदा वॉल की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये जिस डायरेक्शन में वॉल में, ये वॉल पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, आप बोलेंगे सर वो डायरेक्शन ये, हाँ जी। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो वॉल की सरफेस है, मुझे बताएं इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल की वैल्यू आप बोलेंगे सर 90 डिग्री आएगी। सिंस हमारे पास जो ये सरफेस है वॉल की और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है। सो ये लगने वाली जो फोर्स आएगी, इस फोर्स का नाम आएगा थ्रस्ट। क्या आपको बात आ रही है समझ? हाँ जी, आनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे आपको ये बात समझ, इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक स्टोन है, ठीक है, इस स्टोन पे अगर आप देखोगे, इस स्टोन पे अगर आप देखोगे, हमारे पास ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब मुझे बताएं, ये स्टोन की सरफेस और जो लगने वाली फोर्स, इन दोनों में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम आएगा थ्रस्ट। सीधी बात आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास सरफेस और जो लगने वाली फोर्स आएगी, अगर उन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, तो जो लगने वाली फोर्स आएगी उसी को हम बोल देंगे थ्रस्ट। क्या आपको वही बात समझ? यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी, ये जो फोर्स आएगी, ये जो हमारे पास, एक मिनट, कलर मेरे को चूज़ करने दो जी। हाँ जी, ये जो फोर्स आएगी, इस फोर्स का नाम आएगा थ्रस्ट। क्या आपको बात आ रही है समझ? और यहाँ पे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, और यहाँ पे लगने वाली फोर्स का नाम आएगा थ्रस्ट। क्या आपको बात आ रही है समझ? हाँ जी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास जी, लिफ्टिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है जी, अब हम हेलीकॉप्टर्स को उड़ाएंगे, देखते हैं हेलीकॉप्टर्स कैसे उड़ते हैं जी। हेलीकॉप्टर, एक मिनट जी। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, आपने कभी देखा होगा कि लाइक अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो यहाँ पे करोगे। हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे देखना कि हमारे पास क्या होता है कि लाइक अगर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जब हेलीकॉप्टर हमारे पास टेक ऑफ करता है ना, लाइक जब हमारे पास लेट से शुरू में वो लाइक किसी ग्राउंड पे था, जब वो उड़ने के लिए, जब वो उड़ेगा ना, तो हमारे पास क्या होता है, जब हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है, तो इसके हमारे पास अगर आपने देखा, ये ब्लेड्स जो होते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स के जो ब्लेड्स होते हैं ना, ये वाले, इस हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। जब ये घूमते हैं तो हमारे पास क्या होता है, घूमने की वजह से हमारे पास क्या आता है, हवा नीचे की तरफ आती है, हवा की जो एयर होता है ना, एयर नीचे की तरफ आती है, एयर नीचे आती है, तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगती है, जिस फोर्स का नाम होता है थ्रस्ट। इसी थ्रस्ट की वजह से हमारे पास क्या होता है, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं। कि आपको ये बात समझ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे ऊपर के थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट लगता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है, जिस थ्रस्ट की वजह से हमारे पास क्या करता है, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ता है। हाँ जी, यहाँ पे वही मेंशन किया कि जब विंग्स, ये इसके विंग्स, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब इसके ब्लेड्स जब ये रोटेट करते हैं, तो जब इसके ब्लेड्स हमारे पास रोटेट करते हैं जी, ब्लेड्स रोटेट करते हैं,
तो हवा नीचे आती है और ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है। इसी थ्रस्ट की वजह से हमारे पास क्या करता है कि जो हेलीकॉप्टर होता है ये ऊपर की तरफ उड़ता है जी, ऊपर की तरफ टेक ऑफ करता है, फिर आगे बाद में जब पहले ऊपर की तरफ आएगा फिर बाद में आगे की तरफ जाएगा। अब हाँ जी, आपको याद रखना है यहाँ पे ये ऊपर की तरफ थ्रस्ट यहाँ पे लगता है अपवर्ड, यहाँ पे लगता है थ्रस्ट इस डायरेक्शन ऊपर वाली डायरेक्शन में ना। अब इसके बाद आपको बताते हैं हाँ जी, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जी। कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई बोल दे तो आप बोलना न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या था, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती हैं ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं और पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे नीचे की तरफ एयर ड्रैग लगेगा और ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा, यहाँ पे भी नीचे की तरफ एयर ड्रैग और ऊपर की तरफ थ्रस्ट, तभी तो ये जहाज़ हमारे पास हेलीकॉप्टर आपका उड़ पाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जी किसके ऊपर, रॉकेट्स के ऊपर। चलो जी, अगर आपने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिया तो अब हम आपको रॉकेट्स उड़ाना सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे पास ये होता है कि लाइक ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, अगर हम बात करें रॉकेट्स की अगर हम बात करें तो रॉकेट्स में हमारे पास क्या आता है। रॉकेट्स में अगर आप देखोगे जी हमारे पास क्या होता है, वेट 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 वेट, हाँ जी। तो अगर हम बात करें किसकी, रॉकेट्स की, तो रॉकेट्स में हमारे पास क्या होता है, रॉकेट्स के यहाँ पे इंजन्स होते हैं, ये थ्रस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो इसके इंजन्स आते हैं, जब इंजन स्टार्ट होते हैं तो कुछ गैसेस निकलती है नीचे की तरफ, तो गैसेस आती है हमारे पास नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है उसका नाम होता है थ्रस्ट। इसी थ्रस्ट की वजह से क्या होता है, गैसेस नीचे आती हैं, थ्रस्ट ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास रॉकेट्स होते हैं उड़ते हैं, तो यहाँ पे गैसेस नीचे और थ्रस्ट ऊपर, थ्रस्ट लगता है ऊपर। इस थ्रस्ट की वजह से हमारे पास क्या होता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ लिफ्ट ऑफ होता है। क्या आपको ये बात समझ, हाँ जी। तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है एग्जैक्टली जो हेलीकॉप्टर्स में लगा था। क्या आपको बात आई समझ। सो हाँ जी, इफ़ इट्स क्लियर तो हम आगे चलते हैं जी। आगे जी आपके स्वागत के लिए एक खतरनाक नोट लिखा हुआ है, इसको आपने याद रखना है। आप याद रखना हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करें जैसे पानी में जैसे हम देखते हैं कि बोट्स होती हैं जी, ये जो पानी में बोट्स होती हैं, आप मुझे बताएं पानी में अगर बोट है तो बोट का कोई ना कोई मास भी होगा और नीचे की तरफ से ग्रेविटी लगती है, तो ये नीचे की तरफ जो से फोर्स लगती है उसका नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगती है, सीधी बात है। अगर नीचे फोर्स लगती है तो ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगती होगी। तो ये पानी की वजह से जो ऊपर फोर्स लगती है, पानी की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर फोर्स लगती है ना, इस फोर्स का नाम होता है, आपको याद रखना, अप थ्रस्ट। इसका नाम होता है अप थ्रस्ट और इसी का नाम होता है दूसरा हमारे पास क्या, बाइंड फोर्स, ठीक है। आपको याद रखना इस फोर्स का नाम अप थ्रस्ट होता है और बाइंड फोर्स होता है। और इस फोर्स का आपको याद रखना, इसका नाम, इसे हम थ्रस्ट नहीं कहते, मेरी बात याद रखना, यहाँ पे गलती नहीं कर देना। 99% बंदे यहीं पे आके गलती कर जाएंगे, फिर उन्हें समझ नहीं आएगी और बाद में रोएंगे। तो आपको याद रखना है कि शिप में जो आई मीन टू से ये जो बोट्स आती हैं, बोट में हमारे पास जो फोर्स लगती है ऊपर की डायरेक्शन में, इस फोर्स का नाम होता है हमारे पास क्या, अप थ्रस्ट और बाइंड फोर्स। यहाँ पे शायद लिखा भी है द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन शिप ड्यू टू वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ जी, ऊपर वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसका नाम होता है अप थ्रस्ट और बाइंड फोर्स, इसका नाम थ्रस्ट नहीं होता। आप बोलेंगे सर थ्रस्ट क्यों नहीं होता। थ्रस्ट हम, मेरी बात समझे, थ्रस्ट हम उस चीज़ को कहते हैं, आई मीन टू से थ्रस्ट हम वर्ड तब यूज़ करते हैं कि लाइक अगर जिस डायरेक्शन में अगर हम थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर, अगर ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव भी तो करना चाहिए ना। लाइक मुझे बताओ, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे अगर फोर्स नीचे से अगर ऊपर डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो शिप तो आगे की तरफ जाती है ना, शिप ऊपर की तरफ थोड़ी जाती है। अगर ऊपर की तरफ जाएगी, अगर ऊपर की तरफ जाती ना, तो हम कहते हैं कि तब हम इसको कहते हैं कि ये थ्रस्ट है। अब जैसे आपने देखा रॉकेट्स में आपने देखा हमारे पास क्या होता है, गैसेस नीचे आती हैं, थ्रस्ट ऊपर लगता है, थ्रस्ट, तो जिस डायरेक्शन में थ्रस्ट लगता है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी तो मूव करना चाहिए ना। ये आपको वही बात समझिए। थ्रस्ट हम तभी वर्ड यूज़ करते हैं जब हम जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होती है ना, जो अप्लाइड फोर्स, उसकी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी हो, तभी हम वर्ड थ्रस्ट यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे लाइक अगर आपने परपेंडिकुलर फोर्स तो लगा ली लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं मूव किया, तो वहाँ पे हम थ्रस्ट नहीं बोलेंगे। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे भी तो हमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया। मेरे कहने का मकसद है, अगर लेट्स एग्जांपल सोचो कि ये कार्डबोर्ड की थोड़ी हल्की सी दीवार है, तो ये दीवार तो मूव करेगी ना। अगर दीवार मूव करेगी तभी हमने थ्रस्ट बोला। अगर आप देखोगे, अगर सोचो ये स्टोन, अगर ये मतलब थोड़ा हल्का स्टोन है, तो ये स्टोन भी इस साइड में मूव करेगा, तो लगने वाली फोर्स का हम नाम थ्रस्ट बोलेंगे। कि आपको यही बात समझ। तो इस चीज़ में प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, इट्स अ वेरी सिंपल चीज़, डोंट मेक इट, क्या उसे कहते हैं, मुश्किल। क्या आपको यही बात समझ। सो आगे हम चलते हैं अब। हाँ जी मित्रों, हमने थ्रस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे आते हैं प्रेशर के ऊपर, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर पढ़ने से पहले एक बात बताऊं जी, याद रखना, प्रेशर लेने का नहीं, प्रेशर हमेशा देने का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर में हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो हम देखते हैं। अच्छा, देखने से पहले यहाँ पे तो देखो जी, क्या बात है, क्या बात है। लोग जो है सदमे में लग रहे हैं। देखो ये बंदा भी सदमे में लग रहा है, ये बहन जी हैं ये भी सदमे में लग रही है, अपने बाल नोच रही हैं। देखो ये अपने बाल नोच रहे हैं और ये भाई साहब ने भी सिर पकड़ा हुआ, तो इट मीन्स दैट ये जो है ये सदमे में लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके भी अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप भी शायद सदमे में ही होंगे ना।
तो हम वो जो सदमे वाला प्रेशर आता है, ठीक है, जो आपकी खोपड़ी में प्रेशर आ जाता है, लाइक घर से जूते पड़ें तब प्रेशर, ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना आए तब प्रेशर, हम उस प्रेशर की बात नहीं करेंगे, या ये जो वाले ये प्रेशर की बात नहीं करेंगे, हम इस प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है जी। हम बताते हैं हमारे पास ये प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सो हम हाँ जी, हाँ जी। सो सारे के सारे प्लीज़ अटेंशन प्लीज़, यहाँ पे हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। आप मुझे बताएँ जी, यहाँ पे आपको एक स्टोन दिख रहा है? हाँ जी। आपको एक स्टोन दिख रहा है? हाँ जी, स्टोन दिख रहा है। अब मुझे बताओ, ये अगर एक पत्थर है, इस पत्थर का कोई ना कोई वेट तो होगा? हाँ जी, कोई ना कोई इसका वज़न ज़रूर होगा। अगर इसका वज़न कुछ ना कुछ होगा तो ये नीचे की तरफ कुछ ना कुछ फ़ोर्स लगाएगा? हाँ जी, बिल्कुल लगाएगा। क्या ये बात सही है? अगर इस स्टोन के पास कुछ ना कुछ वेट होगा तो ये नीचे की तरफ कुछ ना कुछ हमारे पास फ़ोर्स लगाएगा। क्या ये बात सही है? आपको आई बात समझ। अब मुझे बताइए, ये जो फ़ोर्स है, ये फ़ोर्स ये स्टोन कहाँ पे लगा रहा है? स्टोन आप बोलेंगे सर स्टोन जो है ये फ़ोर्स लगा रहा है हमारे पास यहाँ पे ये जो भाई साहब है। अरे नहीं, 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 रुको, रुको। ये जो बहन साहब है, ये बहन साहब की खोपड़ी के ऊपर और इनकी गर्दन के ऊपर। इट मीन्स दैट कि इनके हेड के ऊपर और इनके नेक के ऊपर फ़ोर्स लगा रहा है पत्थर। तो ये किसी एक एरिया, हेड और नेक, इन दोनों को मिला के कोई ना कोई एक एरिया तो होगा ना। ये कोई एरिया ही है, किसी एक एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है। तो ये किसी एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। क्या आपको आई बात समझ? किसी एक गिवन एरिया पे, किसी किसी गिवन एरिया पे, जैसे ये गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होती है, और उस जो जितनी फोर्स लग रही होती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इट मीन्स दैट कि एक पर्टिकुलर गिवन एरिया पर जितनी फोर्स लग रही होती है उस फोर्स को ही हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है? प्रेशर। क्या आपको ये बात समझ? इट मीन्स दैट जी, इट मीन्स दैट कितनी बार हम कितनी बार इट मीन्स दैट बोलेंगे आपको नहीं समझ आएगी तो आपको क्या बोलें? अब मुझे बताएं जी, यहाँ पे आ गई ये खोपड़ी प्लस गर्दन, खोपड़ी प्लस गर्दन, ये आ गया एक गिवन एरिया। यह गया गिवन एरिया। इस गिवन एरिया के ऊपर इसकी वजह, ये स्टोन की वजह से जो फोर्स लगेगी ना, गिवन एरिया के ऊपर स्टोन की वजह से जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स को ही, लगने वाली फोर्स को हम कहेंगे प्रेशर। कि इसके ऊपर कुछ इस फोर्स की वजह से प्रेशर लग रहा है। कि आपको आई बात समझ? अब मुझे बताएं जी, यहाँ पे हमने लिखा भी कुछ वैसा ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे बताएं यहाँ पे क्या लिखा है? किसी गिवन पर्टिकुलर एरिया ये आ गया गिवन पर्टिकुलर एरिया। कौन सा एरिया? हेड और नेक का गिवन पर्टिकुलर एरिया। इस पर लगने वाली जितनी भी फोर्स होती है, इस पर स्टोन की वजह से लगने वाली जितनी भी फोर्स आएगी, उस लगने वाली फोर्स को, इस गिवन एरिया पर जो जितनी फोर्स लग रही होगी उसे हम कहेंगे प्रेशर। क्या आपको आई बात समझिए? मुझे लगता है आ जानी चाहिए यहाँ पे ना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, ये जो चीज़ है, ये जो हमने समझा है ना, ये जो पूरी कहानी हमने समझी है, या ये जो बेसिक में लिखा है, ये सारा का सारा आपको खुद के लिए याद रखना है। अब बोलेंगे कि सर एग्जाम में क्या लिखेंगे? तो एग्जाम में आप लिखना जी, हमारे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की डेफिनेशन आप लिखना। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड जो अप्लाइड फोर्स होती है किसी सरफेस के ऊपर, जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे होते हैं, तो बस हम उसी को कहते हैं। हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर अब पर यूनिट एरिया क्या आ गया? सोचो, ये खोपड़ी और ये मुंडी का पूरा एरिया, इस पूरे एरिया का ये जो छोटा सा हिस्सा आएगा ना, एक यूनिट जो एरिया आएगा, एक यूनिट आएगा। लाइक ये 10 यूनिट है, लिखता है 10 यूनिट एरिया है जी। अब 10 में से जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी ना, एक यूनिट एरिया जो आएगा, उस एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है उसे हम कहते हैं प्रेशर। क्या आपको ये बात समझ? ये अंग्रेज़ी की डेफिनेशन आप लिख लाना जी, वहाँ पे लिखना पेपर में। इसका फार्मूला था प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। क्या आपको आई बात समझ? हाँ जी। अब मुझे बताएं जी, हम देखेंगे प्रेशर की डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है? मैंने कहा प्रेशर की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस अपॉन विच इट इज़ अप्लाइड। अब दिखाते हैं जी आपको। मुझे बताओ, यहाँ पे ये आ गई सरफेस। सरफेस कौन सी आ गई? हेड और नेक की सरफेस, हेड और नेक की सरफेस। इस हेड और नेक की सरफेस जो है, ये आ गई सरफेस, हेड और नेक की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर फोर्स हमारे पास ऐसे लग रही है डाउनवर्ड। आपको क्या, आपको दिखती है यहाँ पे फोर्स? अब मुझे बताएं, ये जो फोर्स है, प्रेशर हमारे पास किसकी वजह से आता है? प्रेशर हमारे पास इस फोर्स की वजह से आता है ना, एरिया की वजह से नहीं आएगा। जिगर पर्टिकुलरली खाली एरिया की वजह से नहीं आएगा। ये जो लगने वाली फोर्स आएगी कितने एरिया पे लग रही है, तो उस पूरी के पूरे जो आएगा ना, सबको हम प्रेशर कहेंगे। इट मीन्स दैट ये जो फोर्स है, ये जो हमारे पास गिवन एरिया पर जो फोर्स लग रही होती है ना, इस फोर्स की वजह से प्रेशर अपीयर होता है। अब मुझे बताओ, ये आ गई सरफेस जिस सरफेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है, सॉरी, जिस सरफेस के ऊपर फोर्स लग रही है। अब ये फोर्स और एरिया, सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। तो मतलब ये जो हमारे पास, अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, तो जो प्रेशर आएगा वो भी परपेंडिकुलर आएगा। तो वही तो हमने मेंशन किया कि प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस अपॉन विच इट इज़ अप्लाइड। मतलब जिस सरफेस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं ना, फोर्स लग रही होती है, बस वही बात कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं, इसके ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आते हैं जी? ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे तो प्रेशर के ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आते हैं? प्रेशर मुझे बताओ किसके बराबर होता है? प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया।
फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, फोर्स के होते हैं न्यूटन और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपको दिखना चाहिए ये लिखा है। क्या ही बात समझ। अब आप एक बात और याद, आप लिखेंगे ये पी ए लिखा है, पी ए का मतलब क्या होता है। हाँ जी, आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू होती है इक्वल टू 1 पास्कल। 1 पास्कल। अब ये पास्कल जो होता है, ये पास्कल कौन था, पास्कल हमारे पास एक साहब थे जिन्होंने हमारे पास ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया। अब पास्कल को लिखते हैं पी कैपिटल पी स्मॉल ए, तो वही हमने लिखा है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है 1 पास्कल के बराबर। यहाँ पे 1 रखो तो 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 पास्कल के बराबर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। कि आपको आई बात समझ। हाँ जी, अगर आपको यूनिट्स तक चीज़ें सारी आ गई हैं समझ, तो हम इसके आगे चलते हैं इसकी एग्जांपल्स पे, प्रेशर की एग्जांपल्स पे। तो प्रेशर की एग्जांपल्स ये देख सकते हो, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ये हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है जी। तो एग्जांपल्स, हाँ जी, प्रेशर की एग्जांपल पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिक हमारे पास क्या है, आप मुझे बताएं हमारे पास प्रेशर क्या होता है। प्रेशर हमारे पास होता है इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। प्रेशर की वैल्यू होती है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब मुझे बताएं यहाँ पे मुझे बताएं ये प्रेशर, यहाँ पे मुझे बताएं आप जी, यहाँ पे मुझे बताएं ये प्रेशर और एरिया, इन दोनों में कैसा रिलेशन है। आप बोलेंगे सर इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ जी, देखो यहाँ पे ड्रॉ किया है कि लाइक प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो, जैसे जैसे अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आप सरफेस एरिया की वैल्यू घटाओगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या आपको ये बात आ रही है समझ। अगर आपको इतनी बात याद रखोगे तो आपके लिए जितनी भी आगे एग्जांपल्स हमारे पास आएंगी वो सारी की सारी समझनी बहुत आसान हो जाएंगी। क्या आपको ये बात समझ। आप इतनी चीज़ को याद रखने के लिए कि जब हम एरिया को बढ़ाते हैं, जब हम एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, जब हम एरिया की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, और जब हम एरिया की वैल्यू को कम करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है। बस आप इतनी बात याद रखना, आपके लिए सारी की सारी एग्जांपल्स समझना आसान हो जाएंगी। तो एग्जांपल नंबर 1 जी हमारे पास आती है यहाँ पे, ये मुझे बताइए यहाँ पे, अगर आपने ये घर पे कील देखी होगी ना, तो अगर आपने देखा जी हमारे पास क्या होता है कि जो आयरन नेल होता है। अब मुझे बताएं, आपने देखा होगा लाइक इसकी दो तरह की सरफेस आती है, एक आती है हमारे पास एक ये रीजन आता है और एक ये, इसके दो तरह के एंड्स आते हैं। जो एक ये वाली साइड आती है, ये वाली साइड ये थोड़ी ब्लंट होती है, ठीक है, और आगे वाली साइड इसकी बड़ी शार्प होती है। ये साइड होती है ब्लंट और ये हमारे पास दूसरी क्या होती है, ये होती है शार्प। आप मुझे बताएं, अगर आपने ये कील में देखा है कि आप बोलते हैं, आपने कभी देखा होगा लाइक एक ये वाली शार्प जगह होती है और एक ये वाली ब्लंट एंड होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ जी हमारे पास क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रेशर का क्या खेल आता है यहाँ पे। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये वाला जो आ गया ब्लंट एंड, ये आ गया कौन सा, ब्लंट एंड ना। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे जो सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगता है, यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू लगती है वो कम लगती है, प्रेशर की वैल्यू कम लगती है। अब इसके बाद मुझे बताइए, ये जो हमारे पास अगर नीचे वाले एरिया की बात करें, ये जो हमारे पास कौन सा शार्प एरिया था, जो ये शार्प एरिया जो आ गया ना हमारे पास। अब मुझे बताइए ये जो शार्प एरिया में मुझे बताइए यहाँ पे एरिया की वैल्यू, सरफेस एरिया की वैल्यू, अब बोलेंगे सर सरफेस एरिया की वैल्यू यहाँ पे कम होती है, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या लगती है, ज़्यादा लगती है, प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा लगती है, प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा लगती है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि लाइक जब हम कील को लगाते हो ना दीवार पे, जब आप कील को लगाते हो दीवार पे, तो जो ये वाली साइड शार्प साइड होती है, इसको आप यहाँ पे अंदर वाली साइड रखते हो, किसी दीवार पे लगाओगे या किसी लकड़ी में लगाओगे, जहाँ पे भी लगाओगे, तो आप यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे शार्प जगह को आप रखते हो दीवार के साथ। फिर जब आप पीछे से लाइक हथौड़ी से या किसी चीज़ से अगर आप जब दबाओगे, इसे मारोगे ना, तो प्रेस जब करोगे तो ये कील आसानी से एंटर कर जाती है। अब मुझे बताएं, होता यहाँ पे ये है कि लाइक ये ना, ये यहाँ पे ये जो नुकीले वाला एंड होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस एरिया कम होता है, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा लगती है, प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से ये कील जो आसानी से मतलब वो जो वाल आएगी उसमें लग जाएगा। क्या आपको ये बात समझ। अब ये मुझे एक बात बताएं, खुद ही अगर आप ये सोचें कि लाइक अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इस तरह से, अगर इस डायरेक्शन से अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे, लाइक ये जो अगर इस कील को जैसे ये लगाया ना, ये मुझे तो यहाँ पे ये जो ब्लंट एंड है उसको हथौड़ी से मारते हैं। अब मुझे बताएं, अगर हम ये ब्लंट एंड को हम ऐसे रखें, ये जो ऐसे रखें, और मुझे बताएं यहाँ पे शार्प एंड हम यहाँ पे रखें, तो अब मुझे बताओ अगर आप हथौड़ी से अगर आप लगाओगे तो क्या ये कील इसमें जाएगा नहीं जाएगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताना है डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो, अ नेल गोज स्मूथली इन टू द वुड और वॉल ड्यू टू लेस सरफेस एरिया। हाँ जी, ये देखो लेस सरफेस एरिया एंड मोर प्रेशर ऑन इट्स पॉइंटेड एंड। ये देखो, ये जो कील की जो पॉइंटेड एंड होती है ना, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, एरिया कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या होता है, कील आसानी से लग जाती है दीवार या किसी लकड़ी के किसी पीस में जहाँ पे आप लगाना चाहते हो। क्या आपको यही बात समझ। हाँ जी, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जी, ये आपको दिखनी चाहिए। हाँ जी,
आप मुझे बताएं, आपने घर पे आपने अपने चाकू देखा होगा, ठीक है जी। अब आप देखोगे, अगर आपने घर में चाकू देखा है तो आपने देखा कि लाइक ये जो हमारे पास क्या होता है, ये जो नाइफ़ होता है, चाकू जो होता है, इसके हमारे पास दो तरह के हिस्से आते हैं, दो तरह के एंड्स आते हैं। एक आता है जी, ये थोड़ा सा हमारे पास क्या आता है, थिक एंड आता है, ये वाला। ये जो बाहर वाली साइड आती है, जो हमारे पास क्या होती है, ये थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, थिक एंड होता है। और दूसरा अंदर वाली साइड हमारे पास क्या होता है, थिन एंड आता है। आपने देखा चाकू की मतलब दो सरफेसेस होती है, एक होती है पतली सरफेस, एक होती है थोड़ी मोटी सरफेस बाहर वाली। आप जानते हो कि हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ये चाकू का जो हमारे पास कौन सा, ये जो पतला हिस्सा होता है, बस इसी से हमारे पास क्या होता है, ये जो सब्जियां आएंगी, ये फ्रूट्स आएंगे या जो मीट वगैरह जो भी आएगा, ये आप काट सकोगे। क्या ये बात सही है? अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे हमारे पास होता कैसे है, कैसे चाकू सब्जियां काटता है जी। सबसे पहली बात मुझे बताएं, यहाँ पे ये जो पतले वाला एरिया था, ये जो पतले वाला एरिया था, एरिया क्या आ गया, मतलब पतले वाला एरिया मतलब थिन एरिया ना। थिन एरिया का मतलब हो गया कि हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया कम। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है जी, सरफेस एरिया यहाँ पे कम होता है। और यहाँ पे सरफेस एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। अगर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमारे पास क्या होता है कि ये जो सब्जियाँ या मीट या जो भी होगा, ये आसानी से कट सकता है। क्या आपको वही बात समझ? इट मीन्स दैट यहाँ पे आप याद रखना कि चाकू हमारे पास जो ये फल फ्रूट सब्जियाँ या जो कुछ भी काटता है ना, उसका रीज़न क्या होता है। इट मीन्स दैट कि चाकू का जो थिन एरिया होता है, थिन एरिया, वहाँ पे सरफेस एरिया की वैल्यू घट जाती है, सरफेस एरिया वहाँ पे घट जाता है। और वहाँ पे प्रेशर, जो लगने वाला प्रेशर होता है, जो लगने वाली फोर्स होती है, जिस फोर्स की वजह से प्रेशर लगता है ना, वो फोर्स की वजह से जो प्रेशर लगता है वो वैल्यू बढ़ जाती है। तभी हमारे पास क्या होता है कि ये सब्जियां आसानी से कट जाती हैं। क्या आपको वही बात समझिए? इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ प्रेशर। आप मुझे बताएं, आपके जो स्कूल के बैग्स होते हैं, जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं ना, जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं, आप मुझे बताएं जी, जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं, इनके जो ये स्ट्रैप्स होते हैं, जो इनके स्ट्रैप्स होते हैं, इनके स्ट्रैप्स होते हैं, ये ज़्यादा वाइडर क्यों होते हैं, ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा वाइड चपटे क्यों होते हैं जी? आप बता सकते हैं इनका रीज़न क्या है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे लिखें जी, और मुझे बताएं क्या होता है। तो हाँ जी, अब हम आपको बताते हैं कि इनका रीज़न क्या होता है। आप मुझे बताएं, ये जो स्कूल बैग्स आते हैं, ये जो स्कूल बैग्स आते हैं, इनके जो ये स्ट्रैप्स आते हैं, ये जो स्ट्रैप्स होते हैं, इसके स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स ना, स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स। आप मुझे बताएं जी, ये स्कूल बैग्स के स्ट्रैप हमारे पास क्या होता है, वाइडर होते हैं। ये क्या होता है, वाइडर होते हैं। वाइडर होंगे तो मुझे बताएं, यहाँ पे जो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या बढ़े होगी, सरफेस एरिया की वैल्यू सारी इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सरफेस एरिया की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। सर अगर सरफेस एरिया की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही होता है एक्चुअल में। क्या होता है कि ये स्ट्रैप्स वाइडर रखने के पीछे रीज़न क्या होता है कि सरफेस एरिया की वैल्यू को हम बढ़ा दें, सरफेस एरिया की वैल्यू को बढ़ा दें और प्रेशर को घटा दें। इट मीन्स दैट कि जितना ये स्ट्रैप्स ज़्यादा वाइडर होंगे ना, जितने स्ट्रैप्स हमारे पास ज़्यादा वाइडर होंगे, तो उसकी वजह से आपके जो शोल्डर्स आएंगे ना, शोल्डर्स आपके जो आएंगे जी, आपके जो शोल्डर्स आएंगे उनके ऊपर कम स्ट्रेस लगेगा, कम स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस लगेगा। कि आपको वही बात समझ, कम स्ट्रेस लगेगा। तो कम स्ट्रेस लगेगा तो फिर क्या होगा, कम स्ट्रेस लगने की वजह से आप अपने बैग में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, ज़्यादा से ज़्यादा सामान भर सकते हो। क्या आपको वही बात समझ? तो ये चीज़ याद रखना, हमारे पास ये जो स्कूल बैग्स के स्ट्रैप्स होते हैं वाइडर इसलिए रखे जाते हैं कि सरफेस एरिया की वैल्यू को हम बढ़ा सकें और जो प्रेशर की वैल्यू होती है उसे हम घटा सकें, जिसकी वजह से ये शोल्डर्स पे लगने वाले प्रेशर की वैल्यू की कम, शोल्डर्स पे लगने वाला जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू को कम किया जाए, जिसकी वजह से हम अपने बस्ते में से ज़्यादा सामान ठूस पाएँ। क्या आपको आई बात समझ? आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर ना। अब हम आते हैं जी आगे नेक्स्ट। हाँ अच्छा, हाँ एक मिनट, इसकी जो थ्योरी है ये भी आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, स्कूल बैग स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन योर शोल्डर। हाँ जी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास क्या आता है, यस 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 यस, यहाँ पे आप मुझे बताएं, यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे मुझे बताएं हमारे पास क्या होता है कि जो फाउंडेशन होती है, अब मुझे बताएं जो फाउंडेशन होती है हमारे घरों की ना, फाउंडेशन जो किसके लिए होती है, होम्स के लिए होती है, या जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन में जो फाउंडेशन होती है, उस फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम वाइड रखने की कोशिश करते हैं। कि आपको यही बात समझ क्यों करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताएं, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे घर की नींव डाल रहे हैं जी, घर की जैसे ये नींव होती है ना, घर की नींव मतलब घर की जो ये फाउंडेशन होती है जिगर उसकी बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो घर की फाउंडेशन होती है, घर की जो फाउंडेशन होती है ना, घर की जो फाउंडेशन होती है, इस फाउंडेशन को हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर रखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो घर की जो फाउंडेशन होती है इसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर रखने की कोशिश करते हैं। सर जब ये वाइड होगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। हाँ जी सर, सरफेस एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी।
सर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमें लगता है प्रेशर घटेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एग्जैक्टली। अगर सरफेस एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी। तो सर इससे होगा क्या? इससे ये होगा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी जितनी ये जो कंस्ट्रक्शन का बेस जितना हम ज़्यादा वाइड रखते हैं, जितना ज़्यादा हम वाइडर रखते हैं, जितना ज़्यादा हम वाइडर रखते हैं, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हमारे पास क्या होता है, उतनी ही ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। अब मुझे बताएं, कहने का मकसद, जैसे ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के ऊपर जैसे ये आप देख रहे हैं आलीशान सा घर आपको दिख रहा है, ये बंगलो टाइप घर जो आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे नीचे फाउंडेशन फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी, फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी, तो जो घर का भी तो वजन होगा ना, घर का जो कुछ ना कुछ वेट होगा, घर का वेट होगा, घर का जो वजन होगा, घर का वजन जो इस फाउंडेशन के ऊपर पड़ता है ना, वो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आगे पीछे ना, आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो घर आता है, ये घर हमारे पास इस ज़मीन के अंदर दस नहीं जाता। आपको ही बात समझ, ये जो घर होता है ना, ये ज़मीन के अंदर दस नहीं जाता। तो आप मुझे बताएं, हमारे पास अगर आप अपने घर को ज़मीन में नहीं दसाना चाहते तो क्या करोगे? ये जो फाउंडेशन आएगी, ये जो आपके घर की जो बेस फाउंडेशन आएगी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रखने की कोशिश करना। तो तभी हमारे पास जो आप घर बनाएंगे, उस घर में हमारे पास आपका जो घर आएगा वो ज़मीन में नहीं धँस जाएगा। नहीं, आपने एक काम किया, ये पतली सी फाउंडेशनें बना ली, ये छोटी-छोटी फाउंडेशन आपने बना ली, छोटी-छोटी फाउंडेशन बना ली, ऊपर आपने इतना बड़ा घर रखा, तो ये घर ही आपका ज़मीन के अंदर धँस जाएगा। क्या आपको ये बात समझ? तो ये बात होती है। हाँ जी, अब मुझे बताइए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रही होगी। हाँ जी, तो फाउंडेशन की बात से आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपने देखा डैम्स, तो अगर आपने देखा डैम्स को, अगर आपने कभी देखा तो आप देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि जो डैम्स का बेस होता है, डैम्स का जो बेस का हिस्सा आता है ना, ये जो डैम्स आते हैं, डैम्स का जो बेस का हिस्सा आता है, बेस का हिस्सा हमारे पास क्या होता है? ये वाइडर होता है, ये ज़्यादा वाइडर होता है। और ऊपर का हिस्सा हमारे पास क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है? ये थिनर होता है, ये थोड़ा पतला होता है। आप मुझे बताइए, ये जो बेस होता है, बेस वाइडर होने का क्या रीज़न होता है? बेस वाइडर होने का रीज़न होता है कि यहाँ पे सरफेस एरिया की वैल्यू बढ़ती है। मतलब वाइड डैम्स का बेस जो होता है, इसे वाइड रखने का रीज़न क्या होता है? सरफेस एरिया की वैल्यू को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे घट जाती है, प्रेशर की वैल्यू घट जाती है, तो जो पीछे वाला प्रेशर, जो पानी पानी की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर होगा ना, अगर हमने ये बेस है, अगर बेस को हमने वाइड रखा होगा, लाइक ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास ये जो है ना, ये बेस जो है, अगर आप इस बेस को अगर आप क्या रखोगे, बेस को अगर आप वाइडर रखोगे ना, अगर आप इस बेस को वाइडर रखोगे, तो जो पानी का ज़्यादा पीछे प्रेशर आएगा ना, वो कम लगेगा डैम के ऊपर। आपको वही बात समझ, डैम के ऊपर पीछे से जो पानी होता है उसका प्रेशर कम लगता है, तो डैम आपका टूटेगा नहीं। नहीं तो आगे बहुत बड़ी तबाही होती है। अगर आपने कभी डैम्स कोलैप्स की अगर कोई वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगेगा, तो आपने देखा होगा कि लाइक कितनी ज़्यादा ही इट्स लाइक ये ना खतरनाक अच्छी खासी तबाही करते हैं डैम जब टूटते हैं। तो वी विश एंड वी प्रे कि कभी ऐसी कोई भी न्यूज़ हमें सुनने को ना मिले। अच्छा हाँ जी, इसकी आप देख सकते हैं जो थ्योरी है, द बेस ऑफ होम कंस्ट्रक्शन स्लैश डैम्स इज मेड वाइडर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विच एंड डिक्रीज द प्रेशर, सो द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर चाहे वो डैम हो चाहे वो आपका घर हो, इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली अक्रॉस द ग्राउंड, रिड्यूसिंग द रिस्किंग ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेटलिंग और सिंकिंग। कहने का मकसद है कि हम क्या करते हैं जी, जो ये फाउंडेशन होती है, इस फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रखने की कोशिश करते हैं, ताकि सरफेस एरिया को हम बढ़ा सकें, सरफेस एरिया को बढ़ा सकें और प्रेशर को घटा सकें। प्रेशर घटता है, यही जो जब प्रेशर की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, तो आपके घर जो है ये सिंक नहीं करता है ज़मीन के अंदर, और यही जो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कम होती है, तो ये डैम्स कोलैप्स नहीं करते हैं। क्या आपको आई बात समझ? सो इफ़ इट्स वेरी मच क्लियर तो वी कैन मूव आगे। हाँ जी मित्रों, अगर आपको प्रेशर का सारा खेल समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है जी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कौन सा? प्रेशर इन आ फ्लूइड्स। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। बस थोड़ी सी चीज़ों को आप याद रखना, तो तरतीब वाइज ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो हाँ, सबसे पहली बात, मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ये फ्लूइड्स को लेके। तो आप याद रखना फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, आप याद रखना फ्लूइड्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक आते हैं हमारे पास लिक्विड्स और दूसरे आते हैं हमारे पास क्या? गैसेस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये दो चीज़ें आती हैं फ्लूइड्स में, हमारे पास सॉलिड्स नहीं आते। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को ना ये चीज़ हाज़म हो जाती है कि नहीं फ्लूइड्स में लिक्विड्स आएंगे, जैसे वाटर आएगा, ये तो लिक्विड आ गया। सर फ्लूइड में गैसेस कैसे आएंगी, ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो सबसे पहली बात जी, फ्लूइड में गैस का मतलब आप मुझे बताएं हमारे पास क्या होता है। मैं कहता हूँ कि जो गैसेस होती हैं ये भी हमारे पास फ्लूइड्स की तरह एक्ट करने लग जाती हैं। गैसेस भी मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास फ्लूइड्स की तरह एक्ट करती हैं। अब मुझे बताओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जी, आपके घर पे अगर आपने गैस सिलेंडर देखा है, तो
तो जब गैस सिलेंडर हमारे पास भरा होता है ना, भरा होता है, तो आप अगर उसे हिलाते हो तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड, आपको लग रहा है कुछ लिक्विड है, कुछ लिक्विड झलक रहा है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, ये मैं आपको बताऊँ, हमारे पास क्या होता है कि जो जब हम गैस को ना जब हम गैस को हाई प्रेशर में ना जब हम गैस को हाई प्रेशर में क्या करते हैं, किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं ना, किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं, लाइक किसी सिलेंडर के अंदर डालते हैं, तो वो गैस हमारे पास बिहेव करती है लिक्विड्स की तरह। क्या आपको ये बात समझ? आप मुझे बताओ, दरअसल एक्चुअल में क्या होता है? आपने देखा होगा कि लाइक अगर गैस है, गैस सिलेंडर के अंदर तो गैस ही होती है, गैस ही होती है, लेकिन वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से डाली होती है, इसलिए वो लिक्विड्स की तरह एक्ट करने लग जाती है, लिक्विड्स की तरह बिहेव करने लग जाती है। कि आपको आई बात समझ? हाँ जी। तो अब दरअसल मुझे बताओ, आपने खुद भी देखा, जैसे अब वो डिओड्रेंट नहीं होता, जैसे वो जो परफ्यूम्स आती है, कुछ डीओ के आते हैं, वो कैंस आते हैं छोटे छोटे, आपने देखा, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर तो गैस ही होती है ना, उसके अंदर गैस ही होती है। लेकिन अगर आपने उसे हाथ से छलकाया होगा तो आपको लग रहा होगा नहीं सर इसके अंदर लिक्विड है। उसके अंदर लिक्विड एक्चुअल में गैस ही होती है, लेकिन वो मतलब इतनी कंप्रेस करके भरी होती है कि वो लिक्विड की तरह लगने लग जाती है, बिहेव करने लग जाती है। कि आपको आई बात समझ? अब हाँ जी, अगर ये थोड़ा-सा माजरा समझ आ गया तो आप यहाँ पे याद रखें, हाँ जी, यही लिखा है कि गैसेज़ में हमारे पास सॉरी फ्लूइड्स में हमारे पास क्या आता है? फ्लूइड्स में लिक्विड्स और गैसेज़ आती हैं, सॉलिड्स नहीं आते। ये रेड कलर में मेंशन है, तो आप प्लीज़ इसको याद रखना, यहाँ पे गलती नहीं करना। डेफिनेशन पे बाद में आएँगे, उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है। ये जो है ना ये टॉपिक, इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आपको ये वाली जो लाइन है, ये अगर नोट वाला हिस्सा अगर आपको समझ आ गया, तो लिटरली मैं कहता हूँ ये आपके लिए ना, ये आप सेकंड्स में इसके क्वेश्चन आप फ्रैक्शंस में सॉल्व करोगे, ठीक है? आपको याद रखना इन फ्लूइड्स, इन फ्लूइड्स का मतलब कि फ्लूइड्स में हमारे पास क्या आती हैं? लिक्विड्स आते हैं, और सर लिक्विड्स प्लस सर गैसेज़ आते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। आपको याद रखना है हमारे पास इन फ्लूइड्स प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। इसका मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ये चीज़ आपने याद रखना है हमारे पास। इन मैंने क्या कहा? फ्लूइड्स में हमारे पास क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ-साथ बढ़ता है। आपको याद रखना है कि जितनी ज़्यादा गहराई, जितनी ज़्यादा डेप्थ में आप जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना कम डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर कम होगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे याद करवा देता हूँ। अगर आपने शायद सुना होगा 1-2 साल पहले ना, शायद वो एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान का कोई एक बिलियनर है, पाकिस्तान का कोई एक बिलियनर था, जो शायद आपने देखा होगा, वो टाइटैनिक का शायद मलबा देखने के लिए गए थे। एक टाइटन सबमर्ज करके आती है ना, वो एक शिप थी। तो आपने सुना होगा कि लाइक वो शिप जो थी वो पानी के अंदर ही इम्प्लोड कर गई थी। तो हमारे पास, आप मुझे बताएँ, वो पानी के अंदर इम्प्लोड कर गई थी, वो क्यों कर गई थी? क्योंकि हमारे पास जो वो बहुत ज़्यादा गहराई में चली गई, बहुत ज़्यादा गहराई में चली गई पानी की, बहुत ज़्यादा पानी की गहराई में चली गई। अब पानी की गहराई में बहुत ज़्यादा चली गई और ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, जिसकी वजह से वो हमारे पास अंदर ही इम्प्लोड कर गई और वो जो बंदे थे वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अगर आपको याद हो, अगर आप इस बात को याद रखें हमारे पास, तो मैंने क्या बोला है, आप इस बात को याद रखना हमारे पास क्या होता है। अगर हम बात करें लिक्विड्स में, अगर हम बात करें लिक्विड्स की बात की जाए या फ्लूइड्स की बात की जाए, इनमें हमारे पास क्या होता है, इनमें हमारे पास क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो डेप्थ के साथ साथ बढ़ती है, वो डेप्थ के साथ साथ बढ़ती है, प्रेशर की वैल्यू डेप्थ के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है? आपको याद रखना है कि जितनी ज़्यादा गहराई में आप जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जितनी कम गहराई में रहोगे उतना प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो ये चीज़ अगर आपको याद है ना, तो लिटरली ये आपके लिए सवाल आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ा दोगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे पानी की 3 लेयर्स ले लेते हैं जी। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जैसे ये जो सबसे ये वाली इसे लेते हैं L1, ये लेयर 1, आगे लेते हैं L2 लेयर 2, यहाँ पे लेते हैं लेयर 3। तो यहाँ पे भी जो लेयर्स हैं इनकी भी हम L1 नाम मेंशन करते हैं, L2 मेंशन करते हैं और L3 लेयर का नाम मेंशन किया है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास L1 लेयर है, तो यहाँ पे पानी की गहराई कितनी है? सर यहाँ पे कम गहराई है। अब यहाँ पे अगर हम L2 की बात करें तो यहाँ पे सर ज़्यादा गहराई है। यहाँ पे L3 की बात करें तो सर आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा गहराई L3 की है। सबसे ज़्यादा गहराई L3 की होती है ना, इस लेयर में जो पानी, ये जो पानी की लेयर होती है ना, यहाँ पे इस पे ऊपर वाले जितना भी इसमें इस लेयर में जो ऊपर वाला हमारे पास इस लेयर में जो ऊपर वाला कितना पानी का प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पानी ज़्यादा आगे जाता है। आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे-जैसे हम डेप्थ में जाएँगे, जैसे-जैसे डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। अब यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में हम आए तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू थी, इसलिए यहाँ पे पानी ज़्यादा आगे यहाँ पे निकलता है। यहाँ पे कम पानी आगे निकलता है, यहाँ पे और कम। सीधी बात है, अगर आप एक पानी की बोतल फुल करके रखो, आप देखना चाहोगे प्रेशर हमारे पास कहाँ पे कितना होता है। तो आप उस बोतल में 3 छोटे-छोटे क्या करो जी, होल करो। आप देखोगे अगर आपने पानी की बोतल फुल भरी हुई है, तो जो नीचे वाला सबसे होल होगा वहाँ से पानी सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। वो सबसे ज़्यादा आगे क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा लग रहा होता है। मेरी बात आई समझ? यहाँ पे ये जो जिस लेयर से निकल रहा होता है ना, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे पानी की डेप्थ ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, तो इसी ज़्यादा प्रेशर की वजह से पानी ज़्यादा आगे जाता है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड लेयर की बात करूँ, यहाँ पे डेप्थ कम तो प्रेशर कम, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा कम आगे जाता है। जाता तो है आगे लेकिन थोड़ा कम आगे जाएगा।
अब टॉप की लेयर की बात करो तो सर यहाँ पे तो प्रेशर बिल्कुल कम लग रहा है, तो यहाँ से पानी बिल्कुल कम आगे जाएगा। क्या आपको वही बात समझ? तो वही यहाँ पे मेंशन है कि जो हमारे पास हाँ, यहाँ पे हाइट कम, यहाँ पे पानी की हाइट का मतलब ये पानी की डेप्थ कम, पानी की डेप्थ कम, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम, तो पानी कम आगे जाएगा। क्या आपको वही बात समझ? यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेप्थ की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी अगर यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा, पानी थोड़ा सा आगे जाएगा। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ये थर्ड लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे तो सर यहाँ पे हाइट, ये जो पानी की डेप्थ है, पानी की डेप्थ सबसे ज़्यादा, तो सर यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली पानी की प्रेशर, यहाँ पे जो पानी पे जो प्रेशर लग रहा होगा इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा तो सर जो पानी जी आगे जाएगा वो भी आगे ज़्यादा प्रेशर से जाएगा। क्या आपको वही बात समझ? आपने तभी तो देखा होगा ना, लाइक जब हमारे पास डैम्स होते हैं, डैम्स के जब वॉल्व खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पानी बहुत खतरनाक स्पीड से आगे जाता है, गोली की रफ्तार से। क्यों जाता है? क्योंकि वो डैम्स, आप मुझे बताएं, डैम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने देखा, जैसे एक डैम आएगा, इस डैम में आप मुझे बताओ, यहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और डैम की हाइट भी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे जो नीचे नीचे की तरफ जो यहाँ पे लगे होते हैं ना, वो पानी की जो पाइप्स, यहाँ से पानी निकलता है, तो पानी बहुत ज़्यादा आगे जाता है, बहुत ज़्यादा आगे जाता है, बहुत ज़्यादा आगे। तो वो क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे पानी पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है। कि आपको आई बात समझ? सो इट मीन्स दैट अगर आपको ये चीज़ आई समझ तो वही हमने लिखा। अब इसकी डेफिनेशन आप देख लें जी। द प्रेशर इन अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ इट्स कंटेनर और एनी सबमर्ज। ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन वगैरह आप लिख लेना, आपके एग्जाम में यही आएगी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? सीधी बात कि हाँ जी, आप जितना जितना गहराई में ज़्यादा जाएंगे उतना प्रेशर की वैल्यू, अब जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और पानी भी उतना ज़्यादा आगे जाएगा। कि आपको ये बात समझ? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट मीन्स दैट कि मोर इज़ द डेप्थ, मोर विल बी द प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है जी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। सो हाँ जी, अगर आपको ये प्रेशर इन फ्लूइड्स, अगर आपको ये प्रेशर इन फ्लूइड्स वाला टॉपिक समझ आ गया, सो फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारे पास कौन सा? वो है जी हमारे पास बायोंसी बाइंड फोर्स। हाँ एग्जैक्टली, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना। तो सबसे पहली बात जी, हम आपको पढ़ाते हैं बायोंसी के बारे में आते हैं जी। तो आपको बता दिए बायोंसी क्या होती है? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो बायोंसी हमारे पास क्या होती है? बायोंसी हमारे पास क्या होता है ये आप देखो जी। बायोंसी इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और राइज व्हेन इट इज़ प्लेस ऑन फ्लूइड। तो सीधी बात है जी, बायोंसी का मतलब होता है कि एबिलिटी किसी ऑब्जेक्ट की, जब हम उसे पानी के ऊपर रखते हैं तो सिंपल, हाँ फ्लूइड्स में मैं पानी की एग्जांपल हम कहते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो कहने का मकसद है जी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की जो सलाहियत, जो एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं बायोंसी। की आपको आई बात समझ? हाँ जी, अगर आपको ये बात आ गई समझ तो अच्छी बात है। हम आगे आपको बताते हैं दूसरी चीज़ कौन सी, बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स हमारे पास क्या होती है? बाइंड फोर्स हमारे पास क्या होती है, ये एक मिनट देख लो इसकी डेफिनेशन। द बाइंड फोर्स इज़ द अपवर्ड एक्टिंग फोर्स। बाइंड फोर्स हमारे पास क्या होती है? ऊपर की तरफ एक्ट करने वाली फोर्स, दैट इज एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को मैं आप पानी ले लो। बाइंड फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड लाइक वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज आइदर पार्शली आर सबमर्ज और फुली सबमर्ज इन इट। तो इसका मतलब सीधा क्या हुआ? सीधी बात जी, आप पानी में, लिक्विड में जब कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डालोगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा? उसके ऊपर हमारे पास कोई फोर्स लगेगी। कहाँ पे लगेगी? नीचे, पानी से लेके उस ऑब्जेक्ट पे वो जो फोर्स लगती है वो लगती है पानी से ऊपर की डायरेक्शन में ना। तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, इस फोर्स का नाम होता है हमारे पास क्या? बाइंड फोर्स। सीधी बात आप याद रखना जी। बाइंड फोर्स हम कहते हैं वो फोर्स होती है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पे लगती है जब हम उन्हें पानी के ऊपर डालते हैं या किसी लिक्विड पे डालते हैं। तो नीचे से जो उस लिक्विड की वजह से या उस पानी की वजह से जो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होती है, उस फोर्स का नाम होता है बाइंड फोर्स। की आपको आई बात समझ? हाँ जी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है कि अब मैं आपको ना एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ पे जैसे जैसे, हाँ जी, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये लो जी, हम डल लेक पे आ गए जी। अब मुझे बताइए, जैसे यहाँ पे डल लेक में ये हमारे पास एक शिकारा है जी, ये आ गया, दिस इज़ शिकारा। ठीक है, क्या यही बात समझ? अब मुझे बताइए ये शिकारा, तो इस शिकारे का कुछ ना कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ वजन तो होगा। हाँ जी सर, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मास होगा तो इसके ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ग्रेविटी लग रही होगी। हाँ जी सही बात है। तो अगर इसके इस शिकारे को नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होगी तो हम कह सकते हैं वो लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस शिकारे पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उसे कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है। अगर नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रही है तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। अब मुझे बताओ, अगर नीचे कोई फोर्स लग रही है तो सर ऊपर भी तो कोई फोर्स लगेगी। हाँ जी, ऊपर भी तो कोई फोर्स लगेगी। हाँ जी, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है? ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है वो हमारे पास यहाँ पे पानी की वजह से फोर्स लगती है। क्या आपको ये बात समझ? जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो लगती है हमारे पास पानी की वजह से या लिक्विड की वजह से। अब ये जो लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है, जो लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है, उसी फोर्स का नाम होता है हमारे पास क्या? बायंट फोर्स। बायंट फोर्स की आपको आई बात समझ? ये चीज़ आप याद रखना। सीधी बात जी, हमारे पास क्या होता है कि लाइक हमारे पास जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी पे रखते हैं तो उसे जो पानी की वजह से जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, जैसे ये इतनी बड़ी यॉट है, इस यॉट पे जो पानी की वजह से ऊपर जो फोर्स लगेगी, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम आएगा बायंट फोर्स। बायंट फोर्स की आपको आई बात समझ? हाँ जी। तो ये आपको बात है समझ? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताएं हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे लाइक अगर ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की जो एबिलिटी, लाइक ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बायोंसी कहते हैं। लेकिन जो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स का नाम बायंट फोर्स होता है। तो बायंट फोर्स और बायोंसी में कंफ्यूज नहीं कर देना, सीधी बात है। बायोंसी का मतलब होता है कि एबिलिटी, कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट, मतलब वो फ्लोट करता है या राइज करता है, वो जो उसकी सलाहियत हम बता रहे होते हैं वो होती है बायोंसी। लेकिन जो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते हैं बायंट फोर्स। क्या आपको ये बात समझ? अब मुझे बताएं हमारे पास, हाँ याद रखना, हमारे पास जैसे मुझे तो ये एक हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये शिप है, कंटेनर शिप है, तो इसे नीचे की तरफ क्या लगेगी? नीचे की तरफ सर ग्रेविटी लगेगी। तो ग्रेविटी हमारे पास हमेशा क्या लगती है? डाउनवर्ड लगती है। और बायंट फोर्स हमेशा हमारे पास अपवर्ड लगती है। आपको याद रखना, अपवर्ड हमारे पास क्या लगती है? ऑलवेज क्या लगती है? बायंट फोर्स। आपको वही बात समझ? तो हमेशा याद रखना कि हमारे पास क्या होता है। एक चीज़ आपको याद रखना, कभी अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप याद रखना कि द डायरेक्शन ऑफ बाइंड फोर्स एंड ग्रेविटी इज ऑलवेज अपोजिट। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। हमारे पास क्या होता है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो वहाँ पे शायद लिखा भी होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, बाइंड फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट टू द ग्रेविटी दैट इज अपवर्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोटिंग और राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। सीधी बात जी, हमारे पास आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे पास किसी लिक्विड पे रखते हो, या जैसे एग्जांपल लिक्विड की बात सीधी, आप जैसे अपने पानी के ऊपर अगर किसी भी चीज़ को रखोगे, अगर पानी के ऊपर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाली जो फोर्स होगी, जो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम होता है हमारे पास बाइंड फोर्स। ये चीज़ आप याद रखना, बाइंड फोर्स। और हमेशा आप याद रखना, जैसे बाइंड फोर्स हमेशा अपवर्ड लगती है और ग्रेविटी हमेशा क्या लगती है? डाउनवर्ड लगती है। ठीक है, डाउनवर्ड हमारे पास क्या लगती है? डाउनवर्ड हमारे पास हमेशा लगती है ग्रेविटी। ये चीज़ आप याद रखना। आप याद रखना, हमारे पास बाइंड फोर्स हमेशा लगती है अपवर्ड। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे शिप है, शिप में मुझे बताओ यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगी? नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या लगेगा? इसे बाइंड फोर्स लगेगी। ठीक है, ये बी एफ मतलब बाइंड फोर्स। अरे बॉयफ्रेंड नहीं बोलने का, अरे यहाँ पे बाइंड फोर्स बोल रहा है मैं। आई बात समझ? इतना समझने के बाद फिर आप बोले बॉयफ्रेंड, क्या पढ़ रहे हो? मार खाओगे मुझसे। क्या आपको ये बात आई समझ? हाँ जी। सो अगर आपको ये ना लाइक बाइंड फोर्स का ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लाइक बायंसी क्या होती है, बाइंड फोर्स क्या होती है, तो हम आगे पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, जो हमारे पास ये बाइंड फोर्स होती है ना, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो आगे जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे ना, उसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से, मतलब उसकी मदद से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास बाइंड फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, कैसे निकालनी होती है। ठीक है जी। हाँ जी, अगर आपको बाइंड फोर्स और बायंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हम आगे चलेंगे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। ठीक है, तो सबसे पहली बात जी, हमारे पास ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, कुछ आर्चिमिडीज पढ़ते हैं, कुछ आर्किमिडीज पढ़ते हैं। जो आपको पढ़ना है पढ़ो जी, बस। हाँ, पढ़ो सही, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ रहे हो। मतलब ये आर्चिमिडीज पढ़ोगे या आर्किमिडीज पढ़ोगे, बस हम पढ़ते रहो जी, बस ये बात है अच्छी। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो। तो हाँ जी, ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसका क्या काम होता है आपको याद रखना। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट, आपने याद रखना, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाइंड फोर्स, क्या आपको आई बात समझ? हमने जो ये बाइंड फोर्स का किस्सा ऊपर डिस्कस किया ना, बस हाँ वही, वो उसी बाइंड फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। की आपको आई बात समझ? ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है जी, यहाँ पे देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज इन अ फ्लूइड, देन इट
एक्सपीरियंस, देन इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बाइंड फोर्स। बिल्कुल सही बात है जी, जब हम पानी के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस पानी, वो जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसका नाम बाइंड फोर्स होता है। हाँ जी, और वो जो बाइंड फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है किसके बराबर? विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ जी? सीधी बात बताते हैं। सीधी बात हमारे पास ये आ गई कि लाइक कहने का मकसद है जी, हमारे पास जैसे हमारे पास ये एक यॉट आ गई, ठीक है? ये यॉट आ गई, इस यॉट के ऊपर मुझे बताओ, जैसे ये पानी में है तो इसे पानी की वजह से नीचे से ऊपर क्या लग रही होगी? एक फोर्स लग रही होगी। वो कौन सी फोर्स है जी? आप बोलेंगे सर बाइंड फोर्स लगेगी, ठीक है। आप मुझे बताएं, ये जो बाइंड फोर्स लग रही होगी ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? वो चीज़ हमें कौन बताता है? वो बताता है जी हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या आपको ये बात आई समझ? अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास ये जो बाइंड फोर्स है, ये जो बाइंड फोर्स हमारे पास किसी शिप के ऊपर लग रही होगी, जैसे इस शिकार के ऊपर जो बाइंड फोर्स की वैल्यू लग रही है, ये शिकार के ऊपर जो बाइंड फोर्स की वैल्यू लग रही है, ये उतनी ही होगी, ये बाइंड फोर्स की वैल्यू उतनी होगी जितना पानी इस शिकारे ने डिस्प्लेस किया। मुझे बताओ कहने का मकसद जी, जैसे जैसे ये शिप है, अगर आपने जैसे ये पानी में जैसे शिप है, आप मुझे बताओ जितनी जगह ये अगर लाइक ये पानी में शिप है, तो मुझे बताओ जितनी जगह पे इसने कोई ना कोई जगह तो घेरी होगी ना, इस शिप ने कोई ना कोई जगह तो घेरी होगी, इस शिकारा ने पानी के ऊपर कोई ना कोई जगह तो घेरी होगी। वो जो जगह घेरी है उस जगह में, जितनी जगह इसने घेरी है, वो जगह इसने कब घेरी है? जब इस शिकारे ने वहाँ पे वो जो पानी था, पानी को डिस्प्लेस किया, पानी को उसने आगे आगे पीछे किया, ये पानी को आगे पीछे किया और इसने जगह बनाई अपनी शिकार ने अपनी जगह बनाई। वैसे ही जो बड़ी सी यॉट है, इस यॉट ने क्या किया, यहाँ इसके जो आसपास पानी था, इसने पानी को आगे पीछे किया और अपनी जगह बनाई। अब यहाँ पे जो बाइंड फोर्स की वैल्यू होती है ना, बाइंड फोर्स की वैल्यू होती है, ये बाइंड फोर्स की वैल्यू उतनी ही होती है जितना इसने पानी आगे पीछे धकेला है ना। ये जो यॉट ने जो पानी आगे पीछे डिस्प्लेस किया, जितना ये पानी डिस्प्लेस किया है, इस डिस्प्लेस पानी की जितनी वैल्यू होती है ना, उतनी ही वैल्यू की फोर्स हमारे पास लगती है बाइंड फोर्स ऊपर। क्या आपको ये बात समझ? ये जो बाइंड फोर्स हमारे पास लग रही होती है ना, बाइंड फोर्स की वैल्यू होती है जितना पानी इसने हटाया होता है, उस जितना हटाए हुए पानी की जो वेट होता है ना, लाइक जितना हटाया हुआ पानी होता है उसका जो वजन होता है, वो जो वजन होता है ना हटाए हुए पानी का, उस वज़न की जो वैल्यू होती है, वही वैल्यू हमारे पास आती है बाइंड फ़ोर्स की। क्या आपको आई बात समझ? इट मीन्स दैट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे जी, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल में देखो, ये है हमारे पास पानी का लेवल, ये इनिशियल पानी के लेवल को आप याद रखो, ये इनिशियल पानी का लेवल है, एक मैंने लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। अब देखो कहने का मकसद है, आपने अपनी एक उँगली पानी में डाली, तो पानी का जो लेवल था उतना ही रहा। जब आपने 2 अपनी फिंगर्स पानी में डाली तो देखो पानी का लेवल थोड़ा-सा राइज़ कर गया। क्या आपको दिख रहा है? ये देखो ये रेड लाइन के ऊपर थोड़ा-सा लग रहा है पानी राइज़ कर गया। इट मीन्स दैट आपकी जो फिंगर है, आपकी फिंगर ने क्या किया? यहाँ पे पानी को डिस्प्लेस किया। पानी को हटाया, तभी तो आपका हाथ, मुझे बताओ यहाँ पे आपका हाथ इंटर इंटर तब करेगा, आपकी फिंगर्स तब इंटर की है ना, जब आपने ये पानी जो ये फिंगर की जगह पे पहला था उसको हटाया। तो जब ये पानी यहाँ से आपने हटाया तो पानी कहाँ पे गया? पानी थोड़ा एक साइड पे चला गया, तभी तो पानी का जहाँ पे लेवल बढ़ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो फिंगर्स के ऊपर जो फ़ोर्स लग रही है, जो बाइंड फ़ोर्स लग रही है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे बाइंड फ़ोर्स की वैल्यू, जितना ये पानी जो हटाया ना हमने, जो हटाया, इस पानी का जो वेट वज़न ले लो, जितना इसका वज़न आएगा सर उतनी ही फ़ोर्स हमारे पास हाथ पे लगेगी। क्या आपको ये बात समझ? तो वही होता है बाइंड फ़ोर्स। अब बताओ यहाँ पे आपने 4 फिंगर्स आपने डाल दी पानी में जी, तो क्या हुआ? पानी तो शुरू में इतना था, देखो आपने 4 फिंगर्स डाली, तो पानी मतलब ये देखो, इवन दो ये ग्लास में से ये जो बीकर है इसमें से बाहर भी आ गया। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो पानी पे अब आपके हाथ पे, अब आपकी जो ये 4 फिंगर्स हैं, इनके ऊपर जो बाइंड फ़ोर्स लग रही होगी, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? सर यहाँ पे बाइंड फ़ोर्स की वैल्यू आएगी, जितना ये लिक्विड हमने डिस्प्लेस किया, ये जो जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस किया, इसका सर वज़न देखो, इसका वज़न जितना इसका वज़न आएगा सर उतनी ही बाइंड फ़ोर्स हमारे हाथ पे लगेगी। क्या आपको आई बात समझ? अब यहाँ पे आपको अगर ये बात आई समझ, तो अब इसके बाद हाँ, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो कौवा आपसे ज़्यादा तेज़ है, इसको पता था, देखो इसको ये बाइंड फ़ोर्स का कॉन्सेप्ट, बायोंसी का कॉन्सेप्ट, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, ये इससे सारी चीज़ें आती हैं, ये आपसे बहुत लायक है। देखो इस कौवे ने क्या किया, इसे पता है कि हमारे पास, जैसे ये यहाँ से पत्थर उठा के डालेगा, कंकड़ डालेगा, तो इसे पता है हमारे पास क्या होगा, कंकड़ उठा के डालेगा तो पानी हमारे पास ऊपर आता जाएगा। कंकड़ डालेगा तो मुझे बताओ, जैसे ये कंकड़ डालेगा तो कंकड़ क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा ऊपर, पानी को डिस्प्लेस ऊपर करेगा तो पानी ऊपर आएगा, तो कौवा पानी पिएगा और फिर आपके सर पे आके चोंच मारेगा, आपको फिर बताएगा कि ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये होते हैं बाइंड फोर्स की। आपको आई बात समझ? आगे आपको पढ़ाएंगे डेंसिटी। तो हाँ जी, एक्चुअल में क्या है कि आपके सिलेबस में वहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी मेंशन है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप डेंसिटी को समझ लोगे तो आपके लिए रिलेटिव डेंसिटी समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है?
डेंसिटी हमारे पास क्या होता है जी, डेंसिटी एक मिनट, जो चीज़ें लिखी हैं इन्हें आप छोड़ो, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे डायग्राम्स 2 पे ना। आप मुझे बताइए यहाँ पे, अगर आप मुझे बताओ ये जो रूम है, ये जो रूम है, ये जो रूम आपको दिख रहा है, ये जो रूम दिख रहा है, इस रूम पे आपको कितने बंदे दिख रहे हैं? आप बोलेंगे सर एक ही पर्सन दिख रहा है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब इस रूम में मुझे बताएं, जैसे इस रूम में हमारे पास आपको एक ही पर्सन दिख रहा है। अब इस रूम में मुझे बताएं, रूम्स तो बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों सेम है। इसमें मुझे बताएं आपको एक पर्सन ये दिख रहा है और हाँ जी एक ये दिख रहा है आपको, क्या नाम है, ये कौन है भाई साहब? ये है हमारे पास वी हैव आयरन मैन ना। तो ये एक बंदा यहाँ पे आ गया, ये एक पर्सन और इसके साथ 4 आयरन मैन। तो मुझे बताओ इस रूम में टोटल कितने बंदे आ गए, टोटल कितने पर्सन आ गए? टोटल आ गए हमारे पास, आप बोलेंगे सर इक्वल टू 4 पर्सन। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे टोटल आ गया 1 पर्सन। तो अगर अब मैं आपको पूछूँ कि कौन से किस कमरे में लाइक पर्सनस लाइक नंबर ऑफ़ ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा है, या किस कमरे में पर्सनस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास ये जो रूम नंबर 2 है ना, रूम नंबर 2 है, यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। ये जो हमारे पास रूम नंबर 1 है, यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू कम है। क्या आपको ये बात समझ? हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये रूम है, कौन सा रूम नंबर, हाँ, डेंसिटी ऑफ रूम 1 ये हमारे पास क्या आती है, लेस है। और जो डेंसिटी ऑफ रूम 2 की ये हमारे पास मोर है। क्या ये बात आई समझ? इट मीन्स दैट अगर आपको इतनी चीज़ आ गई समझ, तो हम आगे आएंगे इसके ऊपर सीधी बात। तो डेंसिटी का सिंपल मतलब क्या होता है जी? सिंपल मतलब होता है कि किसी गिवन स्पेस में, किसी गिवन स्पेस में, जैसे किसी गिवन कमरे में कितना मैटर प्रेजेंट है, लाइक कितना मैटर प्रेजेंट है, कितने इंसान प्रेजेंट है, कितनी चीज़ें प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कि किसी गिवन जगह पे, अगर आप कोई भी एक गिवन जगह ले लो, उस गिवन जगह में कितना मैटर, कितना मास प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना मैटर, कितना मास प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी। की आपको आई बात समझ? अब हाँ जी, इसके बाद आपको याद रखना है डेंसिटी की हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछेगा तो आप एग्ज़ाम में लिख लेना कि आपको ये बात समझिए। हमारे पास अगर आपको बोलेंगे एग्ज़ाम में, तो आप इस चीज़ को, एक मिनट मेरे को ये रेज़ करने दो। हाँ जी, अगर आपको बोलेंगे लाइक ये ना इसकी डेंसिटी की, अगर आपको डेफिनेशन की अगर बात की जाए, हाँ जी, अगर आपको बोलेंगे एग्जाम में, तो आप लिखना है डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर ना, हाउ मच मैटर स्लैश मास इज प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम। ये डेफिनेशन, ये स्टार मार्क जो है यहाँ पे आगे डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम विच इंडिकेट्स हाउ टाइटली मैटर इज प्रेजेंट इन अ गिवन स्पेस। तो इसका मतलब यही होता है कि डेंसिटी का सिंपल मतलब क्या होता है जी, किसी गिवन जगह में कितना मास प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है। हाँ जी, तो कितना टाइटली आपने अपने कमरे में सामान ठूस ठूस के भरा हुआ है, क्या ये बात समझ? तो उसे कहते हैं डेंसिटी। अब हाँ जी, आपको याद रखना है कि जो डेंसिटी हमारे पास होती है ना, डेंसिटी को आप याद रखना, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, और रो का जो सिंबल होता है, रो का सिंबल होता है हमारे पास जी ये वाला, ये ना, ये आपको लगेगा पी, हाँ पी, या लेकिन इधर से पी को थोड़ा उल्टा ऐसे कर दिया, आपको ये बात समझ? ये क्या डेंसिटी। अब यहाँ पे मैंने रो बोला है, रो, तो रो का मतलब रो है रे, यहाँ पे रोने का नहीं रे, रोने का नहीं, रोने का नहीं, रोने का नहीं। तो इधर बैठ के रोने का नहीं, बस पढ़ने का, टॉप मारने का एग्जाम में, फिर हम सबका नाम रोशन करने का रे। सो डेंसिटी का मतलब आपको आया बात समझ? हाँ जी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब रो इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी आपने याद रखना है, हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आपने याद रखना है। जैसे डायरेक्शन हमारे पास किन के पास होती है, डायरेक्शन होती है वेक्टर चीज़ों के पास। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास डायरेक्शन होती है। अब डेंसिटी की कोई वैल्यू होती है ना, डेंसिटी की वैल्यू होती है, डेंसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, डेंसिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इट इज़ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको याद रखना है डेंसिटी के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं जी, डेंसिटी के ये यूनिट्स हैं, आते कैसे हैं आप मुझे बताओ। जैसे आता है डेंसिटी की वैल्यू होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब मुझे बताओ मास के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, केजी। अब वॉल्यूम के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, वॉल्यूम के होते हैं मीटर क्यूब ना, तो वही तो हमने लिखा है केजी मीटर क्यूब, तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप सीजीएस में लिखोगे तो केजी की जगह आप ग्राम्स लिख लेना, और अगर क्या नाम है मीटर की जगह आप लिखेंगे सेंटीमीटर, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। कि आपको ये बात समझ? अब इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है डेंसिटी के साथ। डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, डेंसिटी होता है जी हमारे पास मास, डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब मुझे बताइए यहाँ पे डेंसिटी और मास में क्या रिश्तेदारी है? आप बोलेंगे सर डेंसिटी और मास हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा सर, जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है जी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको याद रखना हमारे पास क्या होता है, आपको याद रखना हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें लाइक वाटर की ना, आप याद रखना हमारे पास क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर की हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी आप याद रखना हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो आइस होती है, आइस की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको बोला ना कि लाइक हमारे पास क्या होता है कि, आप मुझे बताएं, हाँ जी, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जो वाटर की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है। बस यही फंडा होता है कि हमारे पास, आप मुझे बताएं, ये आइस की डेंसिटी कम होती है, तभी आइस हमारे पास फ्लोट कर रही होती है।
आपको ये बात समझ, ये देखो ये जैसे डल लेक में आइस फ्लोट कर रही है, जैसे ये बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं ना, जैसे अंटार्कटिका की वाली साइड पे, वो हमारे पास फ्लोट क्यों कर रहे होते हैं? रीज़न बीइंग दैट कि हमारे पास क्या होता है, वो जो ये जो आइस होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है। सर आप बोलेंगे सर आइस की डेंसिटी कम होती है, क्यों होती है? ये जो आइस होता है ना, आइस आइस का हमारे पास, आपको याद रखना, हमारे पास आइस का केज का स्ट्रक्चर, आइस का केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, और केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उस केज टाइप स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स में क्या होता है, उन पोर्स में हमारे पास हवा भरी होती है जी, एयर होती है। अब इस एयर की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो आइस होती है ये हमारे पास हल्की हो जाती है, हल्की, इट मीन्स दैट ये लेस डेंस होती है, ये लेस डेंस होती है, लेस डेंस होती है। लेस डेंस का मतलब डेंसिटी इसकी कम होती है, तभी ये आइस हमारे पास फ्लोट कर रही होती है। क्या आई बात समझ रहे? अगर आपको डेंसिटी का फंडा समझ आ गया है, अगर आपको ये डेंसिटी का फंडा समझ आ गया है, तो आगे हम पढ़ेंगे जी अब किस चीज़ को, रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये क्या चीज़ होती है? रिलेटिव डेंसिटी, हाँ जी, ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम आर डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। आपको याद रखना है, हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, रिलेटिव डेंसिटी का एक दूसरा नाम होता है हमारे पास क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीज़ याद रखना। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको याद रखने वाली एक्सट्रीम लेवल की इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, याद रखना। तो याद क्या रखना जी, रिलेटिव डेंसिटी में हम दो सबस्टांसिस की डेंसिटी को आपस में कंपेयर करते हैं। आप ये बात याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं, दो सबस्टांसिस की डेंसिटी को आपस में कंपेयर करते हैं। फिर यहाँ पे आपस में कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो दूसरा सबस्टांस होता है ना, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है। लेकिन वाटर को भी हम लेते हैं कब? वाटर को भी लेते हैं एट हमारे पास कहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपको ये बात समझ, कहने का मकसद है जी, हमारे पास हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी में दो सबस्टेंसेस की डेंसिटी को आपस में कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि लाइक जो, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जो जिस जिस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जो रेफरेंस सबस्टेंस होता है, वो हमारे पास जो जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो वाटर होता है। लेकिन वाटर को हम कंपेयर, लाइक वाटर के साथ जब डेंसिटी कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वाटर की डेंसिटी लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको ये बात समझ? आप बोलेंगे सर ये 4 डिग्री सेल्सियस से क्यों लेते हैं, ओनली 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं? 4 डिग्री से आपको क्या, लाइक इतनी इंपॉर्टेंट है, लाइक इतनी उससे अटैचमेंट है? हाँ जी, तो 4 डिग्री पे हमारे पास क्या होता है, आपको याद रखना है, इट्स बिकॉज एट 4 डिग्री हमारे पास क्या होता है, जब 4 डिग्री पे हमारे पास क्या होता है, वाटर की डेंसिटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। और उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, या तो 1 के बराबर आएगी या 1000 में आएगी। अगर 1000 लिखोगे तो वो इसकी ऐसे यूनिट में आएगा, आप लिखोगे 1000 kg मीटर क्यूब आएगी, ये आएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगी CGS में। तो इट मीन्स दैट आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, पहले आप इतनी बात हाजम करो, ये जो मैंने बात बोली है ना, ये सारी बात आप हाजम करो। हज़म करने का तरीका ये है जी, आपको याद रखना है हमारे पास कि रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं, हम दो सबस्टेंसेस की डेंसिटी को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि लाइक जो सेकंड सबस्टेंस होता है जिसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, वो वाटर लेते हैं, और वाटर को भी हम लेते हैं एट हमारे पास कहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्या आपको ये बात समझ? सर 4 डिग्री पे हम इसलिए लेते हैं, 4 डिग्री पे क्यों लेते हैं जी, हम मुझे बताएं। 4 डिग्री पे सर हम इसलिए लेते हैं बिकॉज 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, और उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब CGS में, या 1000 kg पर मीटर क्यूब आती है हमारे पास ऐसे यूनिट्स में। क्या आपको ये बात समझ? अगर आपको इतनी बात समझ आई तो हम इसके आगे इसकी डेफिनेशन बताते हैं। ये जो है ना, ये पहला ये जो पेज है, ये वाला पेज, इस पेज को आप अपने लिए याद रखें कि आपको ये बात समझ, कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए, कि आपको ये बात समझ। अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, ये जो डेफिनेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये डेफिनेशन वाला जो पेज है, ये आपने एग्जाम में लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इट इज़ डिफाइन, ये रिलेटिव डेंसिटी के लिए बोल रहा हूँ, इट मतलब रिलेटिव डेंसिटी की बात, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस, कोई भी गिवन सबस्टेंस होगा, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे आसान डेफिनेशन आपने याद रखना, इट इज़ डिफाइन एज द डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ हमारे पास किसकी, वाटर की लेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको ये बात समझ? अब मुझे बताएं इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा। आप बोलेंगे सर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस, हाँ कोई भी गिवन सबस्टेंस हो सकता है ना, डिवाइड में हम देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मुझे एक बात बताएं, जैसे ये है, ये जो हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले में अगर मुझे बताएं, यहाँ पे अगर आप वैल्यू भर देंगे, यहाँ पे अगर आप वैल्यू डालेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे अगर आप 1 लिखेंगे, 1 अगर आप लिखेंगे 1 हमारे पास, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास ये पूरे का पूरा फार्मूला ऊपर का क्या बन जाएगा। आप बोलेंगे सर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आएगी इक्वल टू, आप बोलेंगे सर डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस, लेकिन वो गिवन सबस्टेंस की डेंसिटी, जैसे अगर आपने वाटर की डेंसिटी की वैल्यू अगर आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिया ना, तो जो गिवन सबस्टेंस उसकी डेंसिटी को भी आपने लेना पड़ेगा आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सो
मुख्तसर बात आपको याद रखना है, हमारे पास ये क्या होता है डेफिनेशन, ये होती है जी हमारे पास डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वही जो ये जो डेफिनेशन है उसी को हमने फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया। क्या आपको यही बात समझ? हाँ जी। अब मुझे पता है हमारे पास क्या होता है कि जो डेंसिटी आती है, डेंसिटी की अगर हम बात करें यूनिट्स की ना, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें यूनिट्स की, सॉरी अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट, तो रिलेटिव डेंसिटी के कोई भी यूनिट नहीं होते। पहली बात इंपॉर्टेंट याद रखना, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आई कैसे, क्यों नहीं होते? आप मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ये होता है सर डेंसिटी, ये होता है डेंसिटी किसकी? गिवन सब्सटेंस की। डेंसिटी होती है गिवन सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप लेते हैं, कब लेते हैं? एट 4 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे इस बात का जवाब दें, ये ऊपर क्या आ गई? यहाँ पे आती है वैल्यू डेंसिटी की, नीचे भी वैल्यू डेंसिटी की आती है, तो डेंसिटी स्लैश डेंसिटी, ये डेंसिटी की वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी के, यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे डेंसिटी के यूनिट क्या आएंगे? आप बोलेंगे सर केजी, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे इसके भी तो केजी मीटर पर क्यूब ही आएंगे ना, केजी मीटर पर क्यूब। तो ये ऊपर ये नीचे कैंसिल हो जाता है, इसलिए 1/1 = 1। तो 1 हमारे पास क्या एक नंबर आता है, एक नंबर आता है। तो नंबर के कोई यूनिट्स थोड़ी होते हैं। क्या आपको बात आ रही है समझ? क्या आपको बात समझ आ रही है? हम इसको साफ़ कर देते हैं ना, ये आपको नोट्स मिलेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर नोट्स मिलने चाहिए जी। तो आपको ये बात आई समझ? हाँ जी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास डेंसिटी के, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। क्या आपको ये बात समझ? अब इसके आगे हमारे पास क्या है? हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट कन्फ्यूज़। हाँ जी, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। 99% बच्चे जो तो ये हमारे पास एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर देते हैं। आपको ये बात समझ? यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होती है? लिटरली चीज़ें आते हुए भी जब गलत हो जाती हैं तब बड़ी लाइक वो दुःख की बात हो जाती है। तो लिटरली आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इसे गलत नहीं करना। मैंने क्या बोला कि आपने जैसे पीछे पढ़ा था डेंसिटी, तो डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? डेंसिटी के कुछ ना कुछ यूनिट होते हैं। या केजी मीटर पर क्यूब आएगा, या जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी के कोई यूनिट नहीं होते रे, ये यूनिट लेस होती है। सो मैंने क्या बोला? जैसे हमने देखा, मुझे बताएं यहाँ पे मुझे बताएं, जैसे हमने देखा ये देखो, ये है ना डेंसिटी, ये देखो डेंसिटी है। तो डेंसिटी के यूनिट हमने देखा लाइक क्या आता है? डेंसिटी के यूनिट आते हैं हमारे पास केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी के कुछ ना कुछ यूनिट्स तो हैं, डेंसिटी के ये यूनिट्स आपको दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ हैं। लेकिन आपने याद रखना है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है, हमारे पास क्या होता है कि ये सिली मिस्टेक प्लीज़ नहीं करना। आप याद रखना कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी के कुछ ना कुछ यूनिट्स होते हैं, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी के कोई भी यूनिट नहीं होते। ये चीज़ याद रखना। ये 1 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आपने ये चीज़ अच्छे से अगर पढ़ी है, अगर आपने अच्छे से समझी है तो आप कर लोगे, अदरवाइज़ आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, आपको याद रखना है हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये एक खतरनाक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। वो खतरनाक चीज़ हमारे पास क्या है? वो ये है कि हाँ जी, कॉन्सेप्ट बॉम्बर। इट मीन्स दैट अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो आपके सवाल निकलने आसान हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी। आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो पानी में सिंक कर जाएंगे। इट मीन्स दैट जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो सिंक करेंगे, जिनकी जिनकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेंगे। आपको मैं एक रिक्वेस्ट से बोल रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैंने ये है ना, ये हाईलाइटेड एरिया, इस हाईलाइटेड एरिया को गूट के पी जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। इसे ना आप लाइक गटक जाओ अपने अंदर। अगर आपसे याद रखोगे तो आपके लिए सवाल जो है ना, लाइक लाइक आप देखते हुए ही सवाल अगर आपको कोई बोलेगा तो आप देख के उससे सॉल्व कर दोगे, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल सॉल्व कर दोगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, लाइक आपको याद रखना है हमारे पास क्या होता है, जिन सबस्टेंसेस की यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे ये जो हिंदी उर्दू में जैसे लिखा ना, इसे अपनी कॉपी पे लिखो और याद करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप याद रखोगे जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो वाटर में सिंक कर जाते हैं, और जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर से कम होती है या कम होगी वो हमारे पास वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, या वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। सबसे एक कॉमन एग्जांपल मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसके ऊपर कि लाइक जैसे हमने देखा कि आइस होता है, आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है तभी तो आइस फ्लोट करती है। क्या आपको यही बात समझ? तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने याद रखना है हमारे पास क्या होता है कि जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा वो हमारे पास क्या करते हैं, वाटर में सिंक कर जाएंगे, जिनकी डेंसिटी वाटर से कम वो वाटर में फ्लोट कर जाएंगे। कि आपको यही बात समझ? तो ये चीज़ आपको यही समझ गए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखना है हमारे पास क्या होता है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें हम दो सबस्टेंसेस की डेंसिटी को आपस में कंपेयर करते हैं, और जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो दूसरा सबस्टेंस वाटर होता है। वाटर को लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। सर 4 पे क्यों लेते हैं? क्योंकि 4 पे हमारे पास एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ये वो वैल्यू मैंशनड आप देख सकते हैं।
अब इसके आगे हमारे पास इसकी ये डेफिनेशन आपने देखी हमारे पास, उसके बाद ये फॉर्मूला देखा, इसके यूनिट्स आपने देखे, उसके बाद आपने देखा हमारे पास क्या, ये जो कन्फ्यूज़ नहीं करना, ये जो 99% बच्चे ना, लिटरली मैंने देखा इंटेलिजेंट बंदे भी ये गलती कर देते हैं, ये आपने नहीं करनी है प्लीज़। तो आपने याद रखना है हमारे पास डेंसिटी के तो यूनिट होते हैं, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी के कोई यूनिट्स नहीं होते। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बॉम्बर मैंने आपको बताया, आपने याद रखना है कि जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो वाटर में सिंक करते हैं, और जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। कि आपको ये बात समझ? हाँ जी। अब अगर आपको ये चीज़ आई समझ, तो लिटरली ये लास्ट टॉपिक है, इसकी एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आएंगी। आप मुझे बताएं, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एग्जांपल वाटर वर्सेस ऑयल, आपको पता है कि हमारे पास अगर आप जैसे खाना खाने वाला जो सरसों का तेल या कोई भी अगर आप ऑयल लोगे, ठीक है, आप एक गिलास में रखो पानी, एक गिलास में आपने रखा पानी जी, पानी रखा, पानी के ऊपर जब आप तेल डालते हो, आप देखते हो तेल जो होता है, तेल की जो एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है ना पानी की सरफेस के ऊपर, वो पानी की सरफेस के ऊपर ही क्यों बनती है, पानी की सरफेस के पानी के बीच में क्यों नहीं बनती है? इट मीन्स दैट अगर वो पानी की सरफेस के ऊपर अगर तेल जमा हो रहा है, इट मीन्स दैट कि उस तेल की डेंसिटी कम होती है। आई बात समझ? तो हम जानते हैं कि लाइक पानी के ऊपर वही चीज़ें फ्लोट करती हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि वही सबस्टांस पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे जिनकी डेंसिटी कम होगी। अब इसका मतलब ये ऑयल होता है, ये ऑयल की डेंसिटी की वैल्यू कम होती है, तभी ऑयल हमारे पास क्या करता है, ऑयल हमारे पास फ्लोट करता है। आपको यही बात समझ, पानी की सरफेस के ऊपर। अब इन द सेम वे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वाटर वर्सेस कॉर्क वर्सेस वुड वर्सेस एल्युमिनियम। आपको पता है कि आप जानते हैं जी, हमारे पास जैसे एल्युमिनियम होता है ना, अल्मुनियम क्या होता है, लाइक अल्मुनियम एक हिसाब से मेटल होता है, तो इस मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मैं इस अल्मुनियम की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, पानी से ज़्यादा होती है, तब ये पानी के अंदर क्या करता है, सिंक कर जाता है। अगर लकड़ी को आप देखोगे, लड़की नहीं बोल रहा रे, लकड़ी बोल रहा हूँ, अगर आप लकड़ी को देखोगे तो लकड़ी की डेंसिटी जो होती है वो एक हिसाब से ना लाइक पानी की डेंसिटी जो होती है इसके आसपास ही हो रही होती है। इट मीन्स दैट कि जो पानी की डेंसिटी होती है आप सोचो कि उससे लगभग कम होती है या उसके नियर बाई होती है, तभी तो ये एक हिसाब से सबमर्ज रहती है, आधे लकड़ी का हिस्सा डूब जाता है, आधा थोड़ा फ्लोट करने लग जाता है। अगर आप कार्क को देखो, कार्क हमारे पास क्या होता है, कार्क हमारे पास एक तरह का वो लाइक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो प्लांट के बार्क से ऑब्टेन करते हैं हम। हमारे पास ओक ट्री जो होती है ना, ओक ट्री, उससे शायद ऑब्टेन करते हैं, हाँ जी। तो ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट होता है। ये हमारे पास ये इसकी डेंसिटी कम होती है, तभी ये फ्लोट कर जाता है। यार सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि कौन सी चीज़ फ्लोट करती है। देखो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे आइस होता है, आइस की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है, तभी तो आइस फ्लोट कर जाती है वाटर की रिस्पेक्ट में ना, वाटर के रिस्पेक्ट में। अगर हम देखेंगे जैसे ये पानी है, तो पानी के रिस्पेक्ट में आइस फ्लोट कर रही होती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है। कि आपको यही बात समझ, अगर आपको ये बात समझ आई तो हम आगे आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं। ये जो है ना, ये लास्ट पे आप ये चीज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इसे याद रख लेना, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन सिंक आर फ्लोट इन अ वाटर, ठीक है। आप मुझे बताओ, जैसे आइस है, हाँ जी, आइस तो हम पढ़ के आए, आइस हमारे पास फ्लोट करती है। वैसे प्लास्टिक बॉटल डालोगे तो ये पानी के ऊपर रखोगे तो ये भी फ्लोट करती है, क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है, लकड़ी की डेंसिटी कम होती है, कॉर्क की डेंसिटी कम होती है, तेल की डेंसिटी कम होती है, लिथियम की डेंसिटी कम होती है, सोडियम की डेंसिटी कम होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें ना, ये जितनी भी चीज़ें, ये सारी की सारी जो ये स्टार मार्क्ड है, इन सब की डेंसिटी वाटर से कम होती है, वाटर से इन सब की डेंसिटी कम होती है, तभी ये सारी की सारी चीज़ें फ्लोट कर जाती हैं। कि आपको ये बात समझ। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे अगर ग्लास की बात करो, जैसे कंचे होते हैं, एल्युमिनियम कैन आता है, ब्लड की बात करो, ग्रेनाइट की बात करो, गोल्ड की बात करो, कोल की बात करो, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें आती हैं, इन सब की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, इन सब की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें हमारे पास सिंक कर जाती हैं। कि आपको आई बात समझ? आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर ना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक हमारे पास सुपर ट्रिक आपको याद रखना है। यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखना, आपके सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आते हैं ना, लाइक अगर आपको क्वेश्चन बेस कर कोई क्वेश्चन अगर आपको देंगे, लाइक वो क्वेश्चन एक हमने आगे भी रखा है, आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से आती है। वो ट्रिक हमारे पास क्या है, ये ट्रिक हमारे पास ये है, आप याद रखना, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आएगी, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट आएगा ना ही तो वो डूबेगा, ना ही वो तैरेगा, वो ऑब्जेक्ट वो लटका रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप मुझे बताएं, यहाँ पे हमने देखा, ये वुड की बात करें तो वुड की जो डेंसिटी होती है, एक हिसाब से इसकी भी वुड की डेंसिटी कितनी होती है, वुड की जो डेंसिटी आती है, वुड की डेंसिटी होती है 1 के बराबर। वुड की डेंसिटी 1 के बराबर होती है, और हम जानते हैं जो वाटर की डेंसिटी किसके बराबर है, वो भी 1 के बराबर होती है, तभी तो ये चीज़ सस्पेंड कर रही होती है ना, तभी तो ये वुड हमारे पास सस्पेंड कर रही होती है, ना ही तो ये ज़्यादा, ना ही तो ये वुड पूरे तरीके से डूब रही है, ना ही पूरे तरीके से फ्लोट कर पा रही है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, वुड की डेंसिटी, आपको याद रखना, वुड की जो डेंसिटी होती है, वुड की डेंसिटी और हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी, और जो वाटर की डेंसिटी होती है, ये लगभग हमारे पास क्या होती है, बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। जिन चीज़ों की डेंसिटी बराबर आती है ना, वो हमारे पास सस्पेंड करती है, सीधी बात याद रखना। अब जिनकी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, जिनकी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू
अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास 1 से ज़्यादा, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या करेंगी, सिंक करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी भी चीज़ें सिंक कर रही हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास सिंक कर गई ना पानी में, इन सब में रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या आपको यही बात समझ? अब जिनकी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम आती है, 1 से लेस आती है, वो सारी की सारी फ्लोट करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, आरडी की वैल्यू लेस देन 1 है, तभी ये सारी की सारी चीज़ें फ्लोट करी होंगी। क्या आपको यही बात समझ? अब अगर आपको ये चीज़ कर लिया, तो आप लिटरली आप आगे यू यू विल बिकम अ फायर, नो यू कैन सॉल्व आगे वाले क्वेश्चन गोली की रफ्तार से। क्या आपको यही बात समझी? अब मुझे बताएं यहाँ पे हमारे पास जी, यहाँ पे मुझे बताएं यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं, कौन से फ्लोट करते हैं। अब मुझे बताएं, जैसे प्लास्टिक का था, प्लास्टिक की डेंसिटी क्या होती है, प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है, इसलिए प्लास्टिक की ये जो डक है, ये हमारे पास क्या करेगी, ये फ्लोट कर जाएगी। क्या आपको यही बात समझ? अब मुझे बताएं, जैसे ये ट्यूब आती है, ये जैसे ही आपने देखा होगा, अगर आप बचपन में अगर आपने देखा ना, लाइक वो कुछ लोग तो जो गाँव से, उन्हें देखा होगा हमारे पास रिवर में वो राफ्टिंग शाफ्टिंग या वो ट्यूब लेके नहाना। तो या अगर आपने कभी देखा ना स्विमिंग पूल में, जो ये जिस तरह, अगर इस तरह की वो ट्यूब्स होती हैं, वो फ्लोट करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि ये ट्यूब्स किससे बनी होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है ना, ये प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हमारे पास क्या करती है, फ्लोट करती है। सर समझ नहीं थोड़ी सी आ रही, मैं बताता हूँ। अगर आप प्लास्टिक की बोतल भी डालोगे यहाँ पे ना, प्लास्टिक बॉटल डालोगे, तो वो भी फ्लोट करती है, क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है। अगर प्लास्टिक की बॉटल हमारे पास अगर यहाँ पे क्या कर सकती है, वो मतलब फ्लोट कर सकती है, तो ये भी कर सकती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो ट्यूब्स आती हैं, ये रबर की भी हो सकती हैं, तो रबर की भी डेंसिटी कम ही होती है। क्या आपको यही बात समझ? अब मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे आपको एक डब्बे में दिख रहा है हमारे पास क्या, ये पानी, पानी के अंदर आपने देखा हमारे पास क्या, ये कुछ ढक्कन है जी, ये कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के ढक्कन, एंड देन हमारे पास कुछ स्पून्स हैं। तो ये स्पून्स हमारे पास क्या हुआ, आपको दिख रहे हैं, ये स्पून्स हमारे पास क्या करें, ये सिंक की है। ये सिंक क्यों की है? क्योंकि इन स्पून्स की डेंसिटी, हमारे पास स्पून किन से बने होते हैं, स्पून, एक मिनट जी, आप मुझे बताएं, ये जो स्पून्स होते हैं, स्पून किससे मिलकर बने होते हैं? ये जो स्पून्स होते हैं, ये होते हैं हमारे पास स्टील के। स्टील के स्टील क्या होता है, एक मेटल होता है। मेटल होता है, और इस मेटल की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है जी, वाटर से ज़्यादा होती है। वाटर से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? ये जो स्टील का स्पून है, इसलिए ये स्टील का स्पून हमारे पास वाटर के अंदर सिंक कर जाता है। कि आपको ये बात समझ? अब ये आपका रहा जी सबसे लास्ट क्वेश्चन जी, ये है हमारे पास आपकी ही एनसीईआरटी बुक में से है। इसमें गिवन है जी, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज, द वॉल्यूम ये वॉल्यूम की वैल्यू है। मतलब 50 ग्राम एक सब्सटेंस है जिसके वॉल्यूम की वैल्यू आ गई इतनी, और बोल रहा है कि हमारे पास इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, हमारे पास कितनी आ गई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि वो एग्जामिनर बोल रहा है कि आप बताएं कि वो जो सब्सटेंस है, वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। ठीक है, हम देखते हैं जी। सबसे पहले मुझे बताएं गिवन क्या है। गिवन दैट हमारे पास जो मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मास है 50 ग्राम, वॉल्यूम की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला होता है, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम। अब मुझे बताइए यहाँ पे मास की वैल्यू आप रखो, हमारे पास कितनी आ गई, मास की वैल्यू होगी सर 50 ग्राम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की वैल्यू रखो 20 ग्राम्स और 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे तो जब इसको अगर आगे आप रखोगे, इसकी वैल्यू आएगी 50, जैसे था ना हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। मास की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, मास की वैल्यू थी 50 डिवाइडेड बाई 20। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5/2 हमारे पास क्या होता है, 5/2 हमारे पास होता है 2.5। अब मुझे तो ये जो 2.5 होता है, 2.5 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। हम जानते हैं कि लाइक 2.5 ग्रेटर देन 1 होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, सिंस 2.5 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल सिंक। जैसे ये इसके बाद आपको ये वाला ना, अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे देखो, जब डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे कितनी आई थी, वहाँ पे वैल्यू आई थी हमारे पास 2.5 ना। अब 2.5 हमारे पास क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सिंक कर जाएगा। क्या आपको यही बात समझ? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे इट्स लाइक क्लियरली मेंशन, लाइक हमारे पास यहाँ पे है कि सिंस 2.5, ये जो है ना, ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है, आ गई रिलेटिव डेंसिटी ना, रिलेटिव डेंसिटी इसकी वैल्यू आती है हमारे पास क्या, ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा भी है रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, ये आपको दिख भी रहा होगा, 2.5 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल सिंक इनसाइड। ठीक है, इनसाइड हमारे पास किसके, इनसाइड वाटर जी। की आपको यही बात समझ? तो मुख्तसर बात आपको याद रखना है, हमारे पास जिनकी जिनकी डेंसिटी की वैल्यू, हाँ यहाँ पे जी, जिन सबस्टेंसेस की डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वाटर से लेस होती है, जिन सबस्टेंसेस की डेंसिटी की वैल्यू वाटर से लेस होती है, वो सारे के सारे फ्लोट करते हैं, और जिनकी ज़्यादा होती है वो सारे के सारे सिंक करते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी के अगर सवाल निकालने हैं तो आप देखना, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 का आएगी, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 आएगी, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सस्पेंड लटका रहेगा बीच में, ना ऊपर फ्लोट करेगा ना नीचे सिंक करेगा, जैसे हमने देखा वो वुड का केस हमने देखा।
अब उसके बाद हाँ जी, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेंगे, सिंक कर जाएँगे। जैसे हमने ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट देख लिए, ये सिंक किए हुए। अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 1 से कम आएगी, लेस देन 1 आएगी, अगर लेस देन 1 आएगी तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, जैसे आइस की तरह। ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे आएँगे। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डक है ये फ्लोट करिए, तो यहाँ पे भी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे आएगी हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू जी, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। यहाँ पे भी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास ये जो रबर की या जो प्लास्टिक की हमारे पास जो आएगी ना, क्या उसका नाम है, जो ये ट्यूब आएगी, इसकी डेंसिटी भी हमारे पास लेस देन 1 आएगी। ये जो चम्मच है यहाँ पे लेस ग्रेटर देन 1 आएगी, तभी तो ये हमारे पास डूब गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ये हो गया सब कुछ क्लियर। तो यहाँ पे जी बधाई हो आपको, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आपने इतना ज़्यादा सब्र करके रखा, अभी एंड तक आप बने रहे, तो इसके लिए आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जी, बिल्कुल सही बात है। सो वी सल्यूट यू, वी रिस्पेक्ट यू। सो हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक देखा। अब हाँ जी, आपके लिए थोड़ी सी निवेदन है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है जी, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, बिल्कुल अगर आपको लगा कि नहीं ये चीज़ें समझने के बाद मज़ा आ गया, अब हमें चाहे कोई बायोंसी की बात पूछे, चाहे थ्रस्ट के बारे में, थ्रस्ट की बात की जाए, प्रेशर की बात की जाए, थ्रस्ट की बात, प्रेशर की बात, बायोंसी की बात, बायंट फोर्स की बात, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें, या डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, अगर कुछ भी कोई पूछे, तो अब आपको अगर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर कोई भी पूछे आप बता सकें उसे। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकें, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो हमने यहाँ से हासिल किया है, सो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगा सब कुछ अच्छा गया, तो अब हम आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे आप कौन सा चैप्टर की वीडियो देखना चाहेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन सा चैप्टर, कौन सी चीज़ के ऊपर आप देखना चाहेंगे वीडियो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा हाँ जी, क्या करना है आपने, वीडियो तो देख ली, अब इसे शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ, क्योंकि अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उन गरीबों के भी मार्क्स आने दो, ठीक है, नहीं तो वो आपसे पीछे रह जाएंगे। तो हाँ जी, उन्हें भी अपने साथ लेके चलें। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है जी। अब जो आपको बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है जी करना। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो बड़ी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी जी। अच्छा हाँ जी, ये जो आपको नोट्स हैं, जैसे ये देखो, ये नोट्स है, ये जो भी नोट्स है ना, ये जो नोट्स हैं, ये देखो, ये जो नोट्स हैं, ये सारे के सारे नोट्स, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं, ये सारे के सारे नोट्स, कितने अच्छे जो नोट्स बने हुए हैं डायग्राम के साथ इंक्लूडेड जो भी हैं, ये सारे के सारे नोट्स जी आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे। व्हाट्सएप का चैनल का जो लेआउट है ना, वो भी आपको एग्जैक्टली सेम लगेगा जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल का लेआउट है ना, वैसा ही। तो उसका व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा हाँ, अगर यहाँ से अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाए, तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जाना वहाँ पे, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे चैनल में सर्च करना, यहाँ पे आपको साइंस स्क्वाड के नाम से हमारा चैनल दिख जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच आखिर तक बने रहने के लिए। आपकी अगर कोई भी सजेशन हो, अगर कोई भी एक सजेशन हो, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके कमेंट को सिंसियरली आपका जवाब दिया जाएगा।